हेलो एवरीवन, गैली फिक्शन में आप सभी का स्वागत है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। क्विक अपडेट दे दूँ, मैं गुड़गांव शिफ्ट हुई थी मुंबई से एंड आफ्टर दैट मुझे फिर से बैंगलोर शिफ्ट होना पड़ रहा है। सोचा था प्रॉपर ब्लॉग बना के बताऊँगी बट लेट इट बी, टाइम बहुत कम है शिफ्ट होने के लिए और मुझे काम बहुत सारे हैं, पैकिंग से लेकर सारी चीज़ें। और शिफ्टिंग ईजी नहीं होता है एक सिटी से दूसरे सिटी में सब चीज़ों के साथ में। अब इतना ही कहूँगी, बाकी आप समझ जाएंगे। बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, मैं सारी चीज़ें धीरे-धीरे अपडेट कर पाऊँगी। बस क्विक अपडेट यही देना था कि शिफ्ट हो रही हूँ मैं। चलिए चलते हैं अपनी इस जर्नी की तरफ। वैसे तो टॉक्सिक स्टोरी आने वाली थी और बहुत सारे आइडियाज़ में से मैंने पॉइंट आइडियाज़ लिए थे। सबके एक साथ लेना तो मुश्किल है, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर प्लॉट पे लेकर पूरी स्टोरी बनाना मुश्किल है, चूँकि एक का लो दूसरे का ना लो तो थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो जाती है। बट लेट इट बी, जो मुझे पहले मिला, जो रेडी था वो मैं लेके आ गई। बस एन्जॉय करिए और बता के जाना कि कैसा लगा। बाय द वे, आई मिस्ड यू सो मच। स्टोरी का नाम मैंने रखा है द पॉइजन ऑफ लव। हमें समझ में आ रहा है कि सीधी चीजें तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती हैं। कैरेक्टर का फ्रेम मैं नहीं बनाऊंगी, जैसे जैसे कैरेक्टर आते जाएंगे आप सभी को फ्रेम बनता जाएगा। अंत तक रुकेंगे तभी समझ पाएंगे कि कौन सा कैरेक्टर कैसे है। पहले ही जज मत करना, इसे ऐसे क्यों दिखा दिया, उसे वैसे क्यों दिखा दिया, आपने एक तरफा क्यों दिखाया। बातें बहुत ज्यादा हो गई हैं, चलिए चलते हैं और देखते हैं पॉइजन ऑफ लव का पहला सीन। क्या वो लोग मेरे डैड का इनकाउंटर कर देंगे? वो लड़का कांपता हुआ सवाल पूछता है। दूसरा लड़का उस लड़के की तरफ देखता है। भाई को मारना इतना आसान नहीं है। क्या तुम इसमें साफ साफ पढ़ नहीं पा रहे हो? उन लोगों ने डैड के नाम पर इनकाउंटर की बातें कही हैं। अगर डैड पकड़े जाएंगे तो क्या सच में उन्हें मार दिया जाएगा? तुम्हें लगता है उन्हें पकड़ना इतना आसान है? हम लोगों को पता है कि दुनिया उनके पीछे है, लेकिन दुनिया को नहीं पता कि वो किन के पीछे है। मुझे उन्हें खोने से बहुत डर लगता है। वो लड़का मायूस होकर अपनी बातें कहता है। लांजान भाई की बातें हो रही हैं क्या? पीछे से कोई स्मोकिंग करते हुए उन दोनों को पकड़ लेता है। दोनों लड़के घुटने के बल बैठे आपस में बात कर रहे थे। असल में जो लड़के बात कर रहे थे उनकी उम्र 15-15 साल है और जिस पर्सन के बारे में बात हो रही है इनकाउंटर की, वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि लांजान है। अब लांजान को जो अभी जिसने कहा कि तुम लोग लांजान भाई के बारे में बात कर रहे हो, वो लांजान का राइट हैंड और उसका भाई है जिसका नाम है साउसिन चैन। अंकल आप? लांजान के लड़के ने पलट कर देखा, जिसका नाम अभी सिजुई है। सिजुई ने जब साव को देखा तो घबरा सा गया। कितनी बार कहा है तुम लोग इतनी रात को यहाँ पर बाहर क्या कर रहे हो? साव ने भारी आवाज में उन लड़कों को डांट दिया। भाई आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? सिजुई के साथ में जो दूसरा लड़का था 15 साल का, असल में वो लांजान का सबसे छोटा भाई है। हमें समझ में आया कि लांजान का सबसे छोटा भाई जिसकी उम्र 15 साल है और लांजान का बेटा यानी कि जो सिजुई है वो भी 15 साल का है। दोनों आपस में भी बात कर रहे थे। लेकिन हम तो बस रात में 9 बजे के बाद कमरे से बाहर निकलना मना है, तो फिर कमरे से बाहर क्यों आए? और सिजुई तुम्हें कितनी बार कहा है भाई को बहुत ज्यादा नाराजगी होती है, तुम उनकी बात क्यों नहीं सुनते हो? लेकिन मैंने तो कुछ, जाओ अंदर। साव ने सिजुई को डांट दिया। सबको पता है सिजुई का कमरे से निकलना बिल्कुल भी मना है। सारे बच्चे पढ़ने जाते हैं सिजुई को छोड़कर। बच्चे मीन्स के उस घर के जितने भी कजिन और जितने भी छोटे हैं सारे लोग, सिजुई को नहीं जाने दिया जाता। इसका जवाब उसके डैड ने आज तक कभी नहीं दिया। सुजुई इतना जानता है कि उसका डैड एक बहुत बड़ा माफिया है। सुजुई इतना भी जानता है कि उसके और उसके डैड के रिलेशन वैसे नहीं है जैसा कि आम लोगों में होता है। सुजुई बोल ना पाया, उसकी आंखों में आंसू आए और वो अपने कमरे में चला गया। दरवाजा बंद होने की आवाज जोर से आई। साव के मुंह पर सिजुई ने दरवाजा बंद कर दिया था। साव की उम्र 26 साल है। वो अभी स्मोकिंग कर रहा था, बिल्कुल फूहड़ों की तरह। उसने व्हाइट कलर का एक शर्ट पहना हुआ था जिसके बटन खुले हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वो अभी चेंज करके आया है। उसके हाथ में एक महंगी सी चेन थी और गले में एक डायमंड का लॉकेट था। उसके लंबे हेयर थे। साव बहुत ज्यादा हैंडसम है, लेकिन भले ही वो कितना भी डेंजर क्यों ना हो, बाहरी दुनिया में वो एक फेमस मॉडल है। एक ऐसा मॉडल जिसे सब कोई हायर करना चाहता है, मतलब बहुत फेमस, जिसकी दुनिया दीवानी है। साव ने मुड़कर अपने दूसरे भाई को देखा जो सुजुई की उम्र का है और सुजुई से बातें कर रहा था। तुमसे
हांग मंगजून भाई ने कितनी बार मना किया है, सुजुई से बातें मत किया करो, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? साव ने उसे गुस्से में डांटा। लेकिन तुम तो बस क्या? उस लड़के की भी आंखों में आंसू आ गए क्योंकि साव ने दोनों को एक एक करके धो डाला था। अब मेरा मुंह ही देखोगे, अपने कमरे में जाओगे। साव ने गुस्से में उसे भी डांट दिया। सीन शिफ्ट होकर वहां पहुंचा। साव स्मोकिंग करते हुए आगे जा रहा था। रात के बज रहे थे 9। जिस घर में अभी साव जा रहा था, यानी कि जिस गैलरी से वो निकल रहा था, वो घर बहुत बड़ा है। कहा जा सकता है चाइना के सबसे लग्जरी हाउसेस में से एक है। असल में उस घर में टॉप टॉप पर्सन है। जैसा कि साव एक टॉप का मॉडल है। वो अंदरूनी दुनिया में बहुत खतरनाक है, लेकिन बाहरी दुनिया में एक टॉप का मॉडल, जिसके पास ना तो पैसों की कमी है, ना कोई शोहरत की कमी है। उस घर का रुतबा रुआब समझा जा सकता है। वो स्मोकिंग करते हुए आगे बढ़ रहा था। रात के 9 बज रहे थे। उस घर में सिर्फ एक ही मेड है, जिसकी उम्र ऑलमोस्ट 45 ईयर है, यानी कि मिडिल एज के हैं। सब उन्हें आंटी कहते हैं और इसीलिए वहां पर कोई और मेड नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक ही रखी गई है फॉर सम रीजन। 6 बजे वो चली जाती हैं। इस घर में फिर कोई नहीं बचता। साव अभी स्मोकिंग करते हुए आगे बढ़ रहा था। उसे महसूस हुआ कि बाहर मौसम खराब था। जब वो आया तो आंधी और तूफान एक साथ में थे। हांग मंगजून का मैसेज साव को मिल गया था कि उन्हें घर आने में लेट हो जाएगा, सो दैट उनके इंतजार में कोई खाना नहीं खा सकता है। इसलिए किसी ने अभी तक खाना नहीं खाया था। ये सारी बातें सोचते हुए साव आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक से उसे किसी की आहट दिखाई दी। उस गली की तरफ तो साव भी नहीं जा सकता है, यानी कि वो चल रहा था। आगे चलते हुए उसे 2 गैलरी मिली। एक लेफ्ट साइड जा रही थी जहाँ 3 कमरे थे, और एक राइट साइड जा रही थी जहाँ सिर्फ एक कमरा था। उस एक कमरे की तरफ साव नहीं जा सकता था। उधर से कुछ आहट साव को जरूर सुनाई दी। ओह गॉड! उसके कदम वहीं पर रुक गए। उसने एक सिगरेट की गहरी फूंक ली और फिर धुएं को अपने मुंह से निकाला। खिड़की के पास खड़ा होकर वो राइट साइड की गैलरी की तरफ देखने लगा। मुझे मालूम है तुम यहीं पर खड़े हो। उसने किसी को टीज किया। शायद वहां पर कोई खड़ा था जिसकी आहट को सामने महसूस कर लिया था। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। वो थोड़ा सा मुस्कुराया। उसने खिड़की खोली और बाहर की तरफ देखा। यू नो ना, मैंने तुम्हें ऑफर दिया था। उसकी आवाज में थोड़ी सी शैतानी दिखी। थोड़ा सा लहजा उसका भारी दिखा। और वैसे भी ये बात किसी को कानो कान पता नहीं चलेगी। और वो थोड़ा सा मुस्कुराया और फिर से उस गैलरी की तरफ देखा। अंजाम तुम्हें अच्छी तरीके से पता है। आज भले ही तुम उसके छोटे भाई हो, सच तो यही है कि उसकी गंदी नजर तुम्हारे ऊपर है। तभी तो तुम्हारे ऊपर इतना ऑब्सेशन रखता है। तुम चाहो तो ये बात उनसे बता सकते हो, लेकिन तुम जानते हो कि वह उनका राइट हैंड हो। वो कभी भी मुझे कुछ नहीं कहने वाले। ऑफ कोर्स हमें पता चला यहाँ हांग मंगजून की बातें हो रही थी। सोचो एक 17 साल के लड़के को अपने बिस्तर पे खींचे, कैसा लगेगा? उसने दोबारा एक स्मोकिंग की और एक गहरी फूंक छोड़ी। आज नहीं तो कल वो तुम्हें अपने बिस्तर तक खींच ही लेगा। मेरा हाथ पकड़ लोगे तो पहले से सिखा दूंगा। उसने बदतमीजी की। एक गंदा सा मजाक किया। वो किसी को बहुत ज्यादा टीज कर रहा था या फिर किसी को डरा रहा था। ये तो साव ही जाने कि वो किस लहजे में उस लड़के से बात कर रहा था। भाई भाई भाई, केयर टेकर केयर टेकर। तुमने कभी सोचा है वो तुम्हारी इतनी केयर क्यों करता है? इतनी केयर की जेल बना दिया तुम्हारी जिंदगी को। भला तुम्हें एक कैदी की तरह रहकर कैसा लग रहा है? क्या तुम कभी मुझे बताओगे कि उस गैलरी से इधर आने में तुम इतनी हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाते हो? तो मेरा हाथ भी थाम सकते हो। उसने उधर फिर से टीस करते हुए कहा। लेकिन उधर से कोई आवाज नहीं आई। मुझे पता है तुम मुझे सुन रहे हो। भला तुम कैसे बोल सकते हो? तुम्हारी आवाज भी उस मर्द ने बंद कर दी है। हाँ, कहने को तो मेरे भाई हैं, बस एक ही पॉइंट पे उनसे जलन होती है। उनके पास तुम हो, मेरे पास तुम नहीं हो। हम्म, अच्छी बात है। तुम्हें लगता है वो तुम्हारे भाई हैं। मैं तुम्हें अंजाम पहले ही बता चुका हूँ। वो तुम्हारे भाई नहीं है और एक दिन तुम्हें अपने बिस्तर पे खींचेंगे। इस बात को याद रखना। साव उसे डरा ही रहा था कि तभी साव की नजर खिड़की से बाहर चले गई। 2 लग्जरी कार मेन गेट से इंटर हो रहे थे। लगता है हांग मंगजून आ गए। जैसे साव ने ये बात कही, दरवाजा बहुत तेजी से बंद हुआ। यानी राइट साइड की गैलरी में जो एक दरवाजा था, यानी एक कमरे का जो दरवाजा था, वो बहुत तेजी से बंद हुआ। किसी ने शायद डर कर दरवाजा बंद किया। हाँ,
किस्मत भी अजीब-अजीब खेल खेलती है। साओ स्मोकिंग करते हुए अब नीचे की तरफ जाने लगा क्योंकि उसे पता है हांग मांग जुन आ चुका है। एक तरफ वो है जिसके पास बेशुमार दौलत है, बेशुमार पावर है। उसके सामने कोई नहीं बोल सकता, दुनिया डरती है, लेकिन दुनिया की नज़रों में वो एक इज्जतदार पर्सन है, एक फेमस साइंटिस्ट है और एक बिजनेसमैन है, एक मैच्योर नागरिक है। कौन कहेगा वो इतने काले कारनामों को अंजाम देता है और कौन कहेगा कि वो घर में सबसे ज्यादा क्रूर इंसान है और कौन कहेगा कि उसने एक ऐसे खूबसूरत बटरफ्लाई को कैद कर रखा है जो शायद आसमान का हकदार है। साओ भी हांग वांग जुन के बारे में सोच रहा था, यानी अपने बड़े भाई के बारे में सोच रहा था। और एक तरफ मैं हूँ, एक टॉप का मॉडल जिसे पाने के लिए दुनिया मरी जा रही है, दुनिया जिसके पीछे पागल है, लेकिन मैं जिसके पीछे पागल हूँ उसे लगता है कि मैं गलत हूँ। हाँ, अच्छे इंसानों की कदर ही नहीं होती। ये बोलकर यानी ये बातें सोचकर साव नीचे पहुंचा। वो जब नीचे पहुंचा तो उसकी नजर एक ऐसे पर्सन पे गई जिसका ऑरा उस घर में बल्कि बाहरी दुनिया में भी बहुत हाई है। उसने ब्लैक कलर की कोट पहन रखी और महंगी सी घड़ी पहन रखी थी। ब्लैक कलर का उसने जूता पहन रखा था और वो किसी से बात करते हुए आ रहा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैंने कह दिया इस घर में कोई भी इंटरनेट नहीं आएगा, दैट्स मीन नहीं आएगा। आपको लगता है तो आप इस घर से अलग हो सकते हैं। हांग मांगजुन, तुम्हें हर बात को काटने की जरूरत नहीं है। इस घर में कम से कम 7 से 8 भाई रहते हैं जिनको पढ़ना है। हर कोई तुम्हारी तरह सक्सेसफुल नहीं है। जिसको भी पढ़ना है मैं इंतजाम करवा दूंगा। इस घर में कोई भी कनेक्शन बाहर से नहीं आएंगे। तुम इस घर को एक कैद खाना क्यों बना रहे हो? भाई थोड़ा सा बहस कर रहे थे क्योंकि ये मेरा घर है, वो अपने भाई को देखकर कहता है। लान जान, तुम्हें इतना क्रूर बनने की जरूरत नहीं है। तुम अब एक बच्चे के बाप हो। कम से कम अपने बेटे को देखो, वो 15 साल का हो चुका है। तुम उसे, वो मेरा बेटा है, उसने भारी आवाज में कहा। किसी और को इसमें आने की जरूरत नहीं है और ना मैंने किसी को इतना हक दिया है। वो थोड़ा आगे बढ़ा। साव की नजर उस पर पड़ी। उसने साव को देखा। मैं आधे घंटे में खाना खाऊंगा, ये बोलकर वो ऊपर की तरफ जाने लगा। यकीनन वो उस गैलरी में जा रहा था जिस गैलरी में अभी साव खड़ा था। आते हैं इस घर पे और साव के परिवार पर। साव, हम पहले ही जानते हैं 25 साल का वो लड़का एक फेमस मॉडल है जिसे दुनिया बहुत चाहती है। लाखों करोड़ों फैन है, इज्जत है, लेकिन अंदरूनी दुनिया में वो काफी खतरनाक पर्सन है। अपने भाई का राइट हैंड है और काफी पावर को होल्ड करता है। साव का बड़ा भाई हांग मांगजुन उसका सगा भाई नहीं है। वो दोनों कजिन्स में आते हैं। लान जान की उम्र यानी हांग मांगजुन जो कि अभी 30 साल का है, जिसका एक बेटा है 15 साल का जिसका नाम है सुजुई, जिसे हमने पहले सीन में देखा। हांग मांगजुन बाहरी दुनिया में एक फेमस साइंटिस्ट है, एक बिजनेसमैन है जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। अब ऐसा नहीं था वो खानदानी अमीर थे। हांग मांगजुन की उम्र जब 18 साल थी तो पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी। तब वो दोनों भाई ने मेहनत की थी। हांग मांगजुन से एक बड़ा भाई है जिनका नाम जे बुजुन है। आज वो एक फेमस बिजनेसमैन है। उस वक्त उनकी उम्र 25 ईयर थी और इसके बाद दोनों ने बहुत ज्यादा मेहनत की। बस फर्क इतना था कि लान चान यानी कि हांग मांगजुन के कदम काली दुनिया में पहुंच गए और जेबुजुन ने सारी चीज अपनी मेहनत से की और इन दिन दोनों को सक्सेस मिली। लान चान एक ऐसा माफिया है जिसके बारे में लोग तो नहीं जानते, लेकिन वो जानता है कि उसकी दुनिया पूरी तरीके से काली है। उसकी दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे कहा जा सके, जिसे एडमायर किया जा सके। वो जितना खामोश है वो उतना ही खतरनाक है। उसके घर के सारे पर्सन उससे डरते हैं। वो एक बेरहम पर्सन है। उसने बहुत छोटी सी उम्र में कत्ल करना शुरू कर दिया था। जब वो 19 साल का था तब उसने पहला कत्ल किया था और जब वो 20 साल का था तब उसने दुनिया की सबसे बड़ी चोरी की थी। 21 साल की उम्र पर आते आते उसने स्मगलिंग भी शुरू कर दी थी और 25 की उम्र तक तो उसके कनेक्शन इंटरनेशनल हो गए थे। 27 तक तो एक अंडरवर्ल्ड का माफिया बन चुका था और 30 तक उसने वो पावर होल्ड कर ली थी जिसका सपना वो कभी देखा करता था। आज कामयाबी उसके कदम चूमती है। वो बात अलग है कि काले कारनामों की कामयाबी। उसके घर में सबको इस बात का पता है, उसके सारे भाइयों को पता है, लेकिन ये बात घर से बाहर नहीं जाएगी क्योंकि उस घर की नींव ही हांग मांगचुन है। जे बुजुन के बाद बहुत अच्छे तरीके से पता है। वो हांग मांगचुन यानी कि लान जन की पर्सनल जिंदगी में कभी भी दखल अंदाजी नहीं करते हैं, लेकिन उनका हमेशा सिजुई की तरफ से प्यार रहा है। वो हमेशा हांग मांगचुन को इस बात के लिए गुस्सा करते हैं कि वो सिजुई को इस तरह ना रखे।
बट अफसोस की बात है वो पर्सन किसी की नहीं सुनता। इसलिए आते हैं हांग मंगजून के पर्सनल नेचर पे। वो ज्यादातर खामोश रहता है। वो सबसे ज्यादा बात करता है उस घर के एक ऐसे पर्सन से जिससे साव बात कर रहा था। वो सिर्फ उसी से बातें करता है और बहुत प्यार से बातें करता है। रेस्ट वो किसी के सामने प्यार नहीं दिखा पाता। सम टाइम उसका बिहेवियर बहुत ज्यादा हर्टलेस हो जाता है, यहाँ तक कि सबके लिए। उसे कभी किसी के लिए फील नहीं होता। यहाँ तक कि उसका जवान बेटा भी उसके सामने अगर रोने लगता है तो उसे उतना फील नहीं होता। उसे उसके लिए फील नहीं होता। इसलिए सबको लगता है कि हांग मंगजून के सीने में दिल नहीं है। यहाँ तक कि उसके अपने भाई और अपने बेटे को भी यही लगता है कि उसके सीने में दिल नहीं है। उनके अंदर कोई भावनाएं नहीं है। इसलिए सब कोई अपनी बात कहने से डरते हैं, क्योंकि कोई फायदा नहीं उनके सामने अपनी बातें कहने से। लानजान भले ही यानी कि हांग मंगजून भले ही 30 साल का है, लेकिन वो बहुत ज्यादा हैंडसम है। बाहरी दुनिया में जैसा उसे एक बिजनेसमैन की तरह जानते हैं, एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट की तरह जानते हैं, जैसा उसने और बिल्ड कर रखा है। वो काफी फेमस है। उसका चेहरा काफी जाना पहचाना है। उसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। सोशल मीडिया से वो हमेशा दूर रहता है। वो बात अलग है कि वो अगर किसी भी समारोह में जाता है तो ऑलमोस्ट वहां पब्लिक उमड़ ही आती है। हांग मंगजून ये बात बोलकर सीढ़ियां चढ़ रहा था। सीन शिफ्ट होकर चाइना के उस बड़े से फॉरेंसिक लैब में पहुंचता है। उस लैब में एक नाखून कटा हुआ था, जहां कुछ साइंटिस्ट उस नाखून को देखकर कुछ बातें कर रहे थे। नाखून को लेकर जो टीम आई थी, यानी कि जो पुलिस की टीम आई थी, वो भी उस जगह खड़ी थी। और जो हेड था उसका नाम जियान चिंग था, जिसकी उम्र 27 साल है। जियान चिंग को एक ऐसा केस दिया गया है जिसका हल अभी तक नहीं निकला है, लेकिन जियान चिंग का एक पत्ता है जिसके बारे में किसी को नहीं पता। जियान चिंग की खासियत ये है कि वो सबसे ज्यादा आला कमान पुलिस ऑफिसर है, यानी कि बहुत ज्यादा सीनियर है, लेकिन उसके काम करने का तरीका बस एक ही है। वो अपनी टीम को पर्सनल रखता है। यानी कि उसकी टीम में कोई वो पुलिस वाले को हायर नहीं करता, बल्कि अपनी टीम को बनाता है और फिर किसी भी मिशन को पूरा करता है। गवर्नमेंट उसकी इस बात पर अग्री होती है, क्योंकि जियान चिंग ने जितने भी केस अपने हाथ में लिए हैं, सारे केस को उसने पूरा किया है। तुम्हारा कौवा जैसा मुंह देखकर तो नहीं लग रहा कि तुम इस केस को कभी सॉल्व कर पाओगे। जियान चिंग अभी वैज्ञानिकों से बात ही कर रहा था। फॉरेंसिक लैब में खड़ा होकर के बगल में एक सेक्सी सी लड़की आई और उसने जियान चिंग को ऑलमोस्ट मिर्ची लगा दी। जियान चिंग ने मुड़कर देखा। वो कोई और नहीं, वेननिंग थी, जियान चिंग की पुलिस पार्टनर। यानी कि जिस केस को वो दोनों हल कर रहे थे वो उसकी पार्टनर है। यहाँ पर एक बात मेंशन कर दिया जाए, जियान चिंग के पास कोई अपनी टीम नहीं है, लेकिन जिस नेल्स को वो लेकर आए थे उसको फॉरेंसिक टीम तक, और जैसा कि पुलिस सीनियर्स को इस बात पर शक है, उसको साबित करने में वेन किंग उसका साथ दे रही है, मतलब सबूत वगैरह इकट्ठा करने में। जियान चिंग ने मुड़कर वेन किंग की तरफ देखा। लंबे बाल उसके कमर तक आ रहे थे। उसने पोनीटेल कर रखी थी, शर्ट पहन रखी थी जो कि बहुत टाइट थी, और उसने पैंट के अंदर इन कर रखी थी। क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्लिम है तो उसकी कमर साफ साफ दिखाई दे रही थी। उसके जेब में गन लगी हुई थी और उसके गले में पुलिस ऑफिसर का वो आइडेंटिटी कार्ड लटक रहा था। जैसे ही जियान चिंग ने उसकी तरफ देखा, वेन किंग ने उसे आंख मार दी। जियान चिंग को उससे चिढ़ हुई। 2 दिन हो गए हैं जब से वो वेन किंग से मिला। उसका दिमाग खराब है। आखिरकार पुलिस वाले क्या सोचकर ऐसी लड़की को पुलिस में भर्ती करते हैं? इतनी नॉटी लड़की पुलिस में होनी चाहिए। जियान चिंग इतना सीरियस पर्सन है, वो भला कैसे चटपटी लड़की के साथ काम कर सकता है? अपने काम से काम रखो और मुझसे वाहियात लैंग्वेज में बात मत किया करो, जियान चिंग ने उसे डांटा। कौवा ही तो कहा है, वो उसके पीछे खड़ी होकर बोलती। मुंह बंद करो अपना। देखो, तुमसे मैंने पहले कहा है, ये नखून उस इंसान का तो नहीं हो सकता जिसे तुम्हें लग रहा है। नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, तुम इसके पीछे मत पड़ो। हाँ, मुझे ड्यूटी लगाई गई है तुम्हारे साथ, तो मैं नहीं पढ़ूंगी तो कौन पढ़ेगा? वैसे भी मुझे मेरी सैलरी से मतलब है। कभी तो सीरियस हो जाया करो अपने काम के लिए। सीरियस होने का ठेका तुमने उठा रखा है, तो मैं सीरियस होकर क्या करूंगी? वेन किंग। जियान चिंग ने दांत पे दांत रखा। वेन किंग ने उसकी तरफ देखा। अफसोस के साथ कहा जा सकता है, लेकिन इतना काफी नहीं है। जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हैं, एक नेल से हम ये साबित नहीं कर सकते हैं। आई एम सॉरी, आपको और ज्यादा चीजें तलाश करनी होगी। सीन शिफ्ट होकर पहुंचता है फॉरेंसिक लैब के बाहर। व्हाट डू यू थिंक?
जियान चिंग ने वैनकिंग की तरफ देखते हुए पूछा। वो दोनों फोरेंसिक लैब से भी बाहर निकल रहे थे और अपनी कार की तरफ जा रहे थे। बाहर रात के 10 बज चुके थे। हल्का अंधेरा था लेकिन कार तक जाने के लिए थोड़ी थोड़ी लाइट थी। जुगनू चमक रहे थे और कुछ कुछ झिंगुर की आवाजें सुनाई दे रही थी। सच कहूँ तो इस केस को मैं भी समझ नहीं पाई हूँ। क्या तुम्हें नहीं लगता कि देखो वेनकिंग, मुझे हमेशा से बात लग रही है, जितने भी कांड यहाँ पर हो रहे हैं ना, और जितने भी बड़े बड़े चीजों को अंजाम दिया जा रहा है, वो कोई अलग अलग गिरोह तो नहीं हो सकता। व्हाट डू यू थिंक? तुम्हारे कहने का मतलब कोई एक इंसान ये सारी चीजें करा रहा है, या एक ऐसा इंसान जो इनविजिबल है, यानी कि वो विजिबल नहीं है, उसे कोई नहीं देख सकता, बट वो है और वो ये सारी चीजें कर रहा है। काइंड ऑफ माफिया, काइंड ऑफ गैंगस्टर, काइंड ऑफ अंडरवर्ल्ड। ओह, तो तुम ये कहना चाह रहे हो कोई एक पर्सन इन सब चीज़ों को रन कर रहा है, यानी जो बड़ी-बड़ी वारदातें होती हैं, यहाँ से लेकर यानी कि दुनिया में अभी हाल ही में जो बम ब्लास्ट हुआ था, फॉर एग्जांपल वो सारी चीज़ें, वो कोई एक पर्सन है इन सब के पीछे? अपने फ़ोन को वो अपने हाथ में लेकर घुमाते हुए सोचते हुए वेनकिंग की तरफ देखता है। अगर सच बोलूँ तो तुम्हें ये मजाक लगेगा या कोई ख़याली पुलाव? मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ, कोई एक ऐसा इंसान है जो सारी चीज़ें कर रहा है। आई मीन कोई माफिया, कोई अंडरवर्ल्ड का डॉन। अगर ऐसी बात होती तो पुलिस ने खुफिया टीम बना रखी होगी, तुम्हें नहीं लगता क्या? जियान चंग ने गहरी सांस ली। पिछली बार मुझे खबर मिली थी कि चाइना की गवर्नमेंट ने 3 खुफिया टीम बना रखी है और हर टीम में सिर्फ एक ही खुफिया पुलिस ऑफिसर है। ओह, तो तुम्हें इसमें क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि मैं खुफिया टीम में नहीं हूँ। तुम जानती हो मेरी टीम अलग है। मैं ये बात साबित नहीं कर सकता, यानी कि अगर मैं सच बोलूँ तो गवर्नमेंट को इस बात का तो अंदाजा है कि कोई इंसान इन सबके पीछे है, यानी कि कोई माफिया। अगर उसे खत्म कर दिया जाए तो आई थिंक चीजें कम हो जाएंगी। अब वो दोनों कार तक पहुंच गए थे। 10:30 बज रहे थे। वेनकिंग ड्राइविंग सीट पे बैठी, जियानचिंग दूसरे साइड बैठा। कार को चलाना शुरू कर दिया था वेनकिंग ने। जियानचिंग अभी भी सोच में डूबा हुआ था। मैंने तो ये भी सुना था कि गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट बनवाई थी। गवर्नमेंट को रिपोर्ट चाहिए थी और शायद किसी की इनकाउंटर की रिपोर्ट भी बनी थी। इनकाउंटर की? फिर क्या हुआ? मुझे इस बारे में क्यों नहीं पता? आखिरकार मैं भी तो पुलिस वाली हूँ। तुम काम कहाँ करती हो? मुंह बंद करो अपना। हाँ, वो बाहर की तरफ देखने लगा, यानी कि जियानचिंग अपने बाहों को थोड़ा सा सिकोड़ा। लेकिन अफसोस की बात है, रात के रात वो रिपोर्ट गायब हो गई और उसके बाद रिपोर्ट का कोई जिक्र नहीं आया, यानी कि किसी भी डिपार्टमेंट ने उस बारे में कुछ नहीं कहा। रिपोर्ट गायब हो गई? किसने करवाया होगा? उसी माफिया ने। किस माफिया ने? अब तुम्हें मैं कैसे समझाऊं? कोई तो है जो ये सब चीजें कर रहा है। गवर्नमेंट को इस बात का अंदाजा है, लेकिन ये बात सिर्फ बाहर नहीं आने देना चाह रहे। अगर ऐसा हो जाएगा तो पब्लिक गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाएगी। न्यूज़ में कुछ ना कुछ आएगा और गवर्नमेंट ये नहीं चाहती है, इसलिए वो बहुत हिडन तरीके से सब चीज़ों को सॉल्व कर रही है। यहाँ तक कि मैं दावे से कह सकता हूँ 99% पुलिस वालों को इस बारे में भी नहीं पता होगा। ओनली 1% ऐसे होंगे जिनको इस टीम में और इन सब चीज़ों में शामिल किया गया होगा, जो चाइना में अलग अलग कोने में होंगे, यानी रेयर पर्सन उस माफिया को पकड़ने के लिए। हाँ बिल्कुल, दैट्स मीन कोई माफिया है। ऑफ कोर्स, तुम्हारे कहने का मतलब कि गवर्नमेंट इस बात को छिपा रही है। यप। तो तुम इसमें क्यों घुस रहे हो? आखिरकार वेनकिंग ने उसे सुनाया और कार की स्पीड बढ़ा दी। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि आखिरकार जिस टीम को बीजिंग से बनाया गया, जिसमें 3 पर्सन हैं, उसमें एक को तो मैं जानता हूँ, 2 कौन हो सकते हैं? क्यों तुम्हें उनसे जलन हो रही है कि तुम्हें उस टीम में शामिल नहीं किया गया? बाय द वे, मुझे किसी से जलन नहीं हो रही, बस मुझे पता है उसे एक दिन मैं ही मारूंगा। किसी की बस की बात नहीं है। बच्चों, पहले पता तो करो माफिया है कौन, यानी इनविजिबल माफिया। कहीं घोस्ट तो नहीं है? बकवास बंद करो, ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं। साइको भी हो सकता है क्या? मजाक बंद करो वेनकिंग, ये मजाक की बातें नहीं है। तुम्हें पता है कि कितने लोगों की जानें जा रही हैं, कितना नुकसान हो रहा है? एक माफिया कितनी चीजों को कंट्रोल कर रहा है, कितनी चीजों को। वेनकिंग ने फिर से मजाक के अंदाज में कहा। अगर वो चाहे तो चाइना का कंट्रोल भी अपने हाथ में ले सकता है। अगर वो सारी चीजें धीरे धीरे रन कर रहा है, दैट्स मीन उसके हाथ में बहुत पावर है। और सबसे बड़ी बात कि वो इनविजिबल है, उसके बारे में अभी तक किसी को नहीं पता है। बट एक दिन उसका एनकाउंटर तो मैं करने वाला हूँ।
सीन शिफ्ट होकर फिर से अचानक उस बड़े से घर में जाता है। हांग मंगजून सीढ़ियाँ चढ़ रहा था और उसके हाथ में अब एक सिगरेट थी। जब वो उस गैलरी में पहुंचा तब उसने वो सिगरेट जलाई। उसके कदम धीरे धीरे सामने के कमरे में जा रहे थे। राइट साइड की गैलरी में जाने का अलाउ किसी को नहीं है। कोई उधर अपने कदम नहीं रख सकता है अनटिल कि उस पर्सन को बाहर ना बुलाया जाए। उसके कमरे में किसी की कदम रखने की परमिशन नहीं है सिवाय हांग मंगजून के, और ये रूल हांग मंगजून ने ही बनाया है। 1, 2, 3, 4 12वें कदम पे वो दरवाजा आ गया था। उसने दरवाजा नॉक किया और थोड़ी देर में दरवाजा खुल गया। वो थोड़ी देर सामने घूरता रहा। उसके हाथ में अभी भी सिगरेट थी। वो थोड़ा सा आगे बढ़ा। उसकी नज़र एक लड़के पे पड़ी। हाँ, वैसे उसकी उम्र को सब 17 साल आंकते हैं, लेकिन वो 19 साल का है। काफ़ी यंग, काफ़ी प्यारा, काफ़ी खूबसूरत। उसने व्हाइट कलर का टी शर्ट पहन रखा था। वो भी आर्ट बना रहा था। उसके हाथ में थोड़े से रंग लगे हुए थे और उसकी व्हाइट टी शर्ट में भी थोड़े से रंग लगे हुए थे। उसके हाथ में वो ब्रश था जिससे वो रंग भर रहा था। उसके सिल्की बाल और हल्के घुंघराले बाल उसके चेहरे तक आ रहे थे। उसके लिप्स काफ़ी पतले हैं और लिप्स के पास का वो दिल बहुत खूबसूरत है। वो काफ़ी वाइट है, यानी कि उसकी स्किन काफ़ी ग्लोवी है। ऑल ओवर वो लड़का काफ़ी तरासा गया है और उस खानदान में वो सबसे खूबसूरत मर्द है या सबसे खूबसूरत लड़का या क्यूट लड़का है। उसे देखकर हर कोई आह भरता है। ये वही लड़का है जिससे 100 बातें कर रहा था। हांग मंगजून ने गहरी सांस ली। समझ में आता है कि हांग मंगजून की उम्र 30 यानी कि 30 है और सामने खड़ा लड़का सिर्फ 19 साल का है। हांग मंगजून की नजर उसकी आंखों पर गई। जो ऑलमोस्ट अपनी आंखों को नीचे किए हुए था। वो कभी भी उससे आई कांटेक्ट नहीं करता है। हांग मंगजून की नजर अब उसके कपड़े पर गई, जिस कपड़े को उसने ऑलमोस्ट गंदा कर रखा था। इसके बाद उसने उसके स्लीपर्स को देखा। स्लीपर कहाँ है? उसने भारी आवाज में पूछा, लेकिन आवाज सॉफ्ट थी। हांग मंगजून ने कदम आगे बढ़ाए। वो लड़का थोड़ा सा पीछे था। वेइंग, उसने उसे पुकारा। हमें पता चला उस लड़के का नाम वेइंग है। वेइंग चुपचाप सन्नाटे में आ गया। वो पूरा कोल्ड हो चुका था। स्लीपर कहाँ है? उसने भारी आवाज में पूछा। विबूजियान की नजरें नीचे थी। उसके पैर कांप रहे थे। लग रहा था कि वो काफी नर्वस है या डरा हुआ। मैंने पूछा स्लीपर कहाँ है। तीसरी बार भी उसकी आवाज सेम आई। उसने फिंगर को राइट साइड में किया। हांग मंगजून की नजर सोफे की तरफ गई। वो सोफे की तरफ बढ़ा। उसने वो कपड़े का स्लीपर उठाया और फिर से विबूजियान की तरफ आया, यानी कि वीइंग की तरफ आया। जैसे वो वीइंग की तरफ पहुंचा, वीइंग ने एक कदम फिर से पीछे हटा लिया। कब तक? उसने एक भारी सवाल पूछा। वीइंग ने गहरी सांस ली। वो तुम्हें अपने बिस्तर तक खींचना चाहता है। उसे साव की बातें याद आई। कब तक दूर दूर भागना है? उसने भारी आवाज में उससे पूछा। तुम जानते हो तुम मुझसे भाग नहीं सकते हो। तुम जानते हो तुम्हारी दुनिया बस मुझ तक है। तुम जानते हो कि मुझसे बाहर तुम्हारी कोई दुनिया नहीं है। आज नहीं तो कल तुम्हें इस बात को एक्सेप्ट करना होगा। और वैसे भी 1 महीने बाद तुम्हारा बर्थडे है, यानी कि तुम्हारा 20th बर्थडे। हमारी शादी होने वाली है। अब इससे ज़्यादा भागने का तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तुम्हें हर हाल में एक्सेप्ट करना ही होगा। वो ये बोल कर एक कदम और आगे बढ़ाता है। इस बार वीइंग पीछे नहीं हटा। उम्मीद है कि तुम जल्दी सीखोगे। उसने भारी आवाज में उसे डांटा। अगले ही पल हांग मंगजून की नजर उसके आंसुओं पे चली गई थी जो उसके टी शर्ट पे आकर गिरी थी। मेरे सामने आंसू मत गिराया करो। उसने उस लड़के के बालों को पकड़ा और उसके चेहरे को अपनी तरफ खींचा। यह कहा जा सकता है उसने उसके बालों को बेरहमी से पकड़ा और अब उसके चेहरे को ऊपर किया। मुझे कोई असर नहीं होता है, उसने भारी आवाज में उसे देखते हुए कहा। तुम्हारे जितने आंसू मेरे सामने निकलेंगे, मेरा दिल उतना ही सुकून पाएगा। उसने और कस के उसके बालों को खींचा। वो लड़का आह कर चुका था, यानी कराह चुका था दर्द से। उसने अभी भी हांग मंगजून को देखने से इनकार किया था। उसकी नजरें हांग मंगजून पे पड़ ही नहीं रही थी। तुम भले ही मासूम हो, लेकिन ये मत भूलो कि तुम्हारे बाप ने मेरे साथ और मेरी माँ के साथ क्या किया था। तुम्हारा बाप तो मर गया, लेकिन तुम्हें मेरे पास छोड़ गया, और साथ मेरे दिल को यही सुकून दे सकता है। उसने उसके बालों को पीछे और कस के पकड़ा। अफसोस की बात है कि तुम बहुत ज्यादा हसीन हो।
और मैं तुम्हें ऐसे मारना नहीं चाहता, इसलिए अब उसने बहुत कस के उसे बेड की तरफ खींचा। विंग बेड पे जा गिरा। यहाँ कोई बेरहमी मारपीट की बातें नहीं हो रही थी। यहाँ उस मर्द का ऑब्सेशन था जो एक 19 साल के लड़के पर था। वो अपने कदम उस तरफ बढ़ाता है, जितनी जल्दी मानोगे उतना अच्छा है। वो तीखी स्माइल करता है। उसने लेफ्ट हैंड में जो सिगरेट पकड़ रखी थी उसे टेबल पे रख दिया और उसकी तरफ देखा। तुम्हें इसकी स्मेल बुरी लगती है? यानी वो अपने जलती हुई सिगरेट को देखकर कह रहा था। विंग की आंखों में आंसू थे। वो उसकी तरफ नहीं देख रहा था। उसकी हालात को तो बस वही समझ सकता है कि आखिर उस पर क्या बीत रही है। उसने गहरी सांस ली। आधे घंटे में हम खाना खाएंगे, बाहर आ जाना। ये बोलकर वो उस कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद वी बूजियान 5 मिनट तो उसी जगह फ्रीज रहा। उसका दिल दहल जाता है जब वो अपने कमरे की तरफ किसी की आहट सुनता है, यानी किसी के आने की आहट। अफसोस की बात है कि उसे इस बात का अंदाजा है कि उसके कमरे की तरफ सिर्फ एक ही इंसान आता है और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि हांग मंग जुन है। वो समझ जाता है कि अब उसके कमरे में वो आने वाला है और जब भी उसका सामना हांग मंग जुन से होता है वो वी बूजियान की जिंदगी के सबसे नफरती पलों में बदल जाते हैं। विंग 19 साल का वो लड़का जो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, जिसे देखकर हर कोई आह भर लेता है। उस घर में वो सबसे छोटा तो नहीं, लेकिन हाँ, बाकी लोगों से छोटा है। वो 19 साल का और उसने बाहरी दुनिया नहीं देखी है। अफसोस की बात है कि बाहरी दुनिया में बस वी बूजियान को उसके भाई की तरह कंसीडर किया जाता है और इस घर में भी ऑलमोस्ट सारे लोगों को ये पता है कि वी बूजियान उसका कजिन है, यानी कि हांग मंग जुन का। लेकिन रियलिटी उससे बहुत अलग है। हांग मंग जुन उसे पाना चाहता है। इनके पीछे कोई तो वजह है और ये जबरन है। उसने वी बूजियान को तब से अपने पास रखा हुआ है जब वी बूजियान बस 10 साल का था और हांग मंग जुन ऑलमोस्ट 20-21 का। और 10 साल की उम्र से 19 साल की उम्र तक, यानी कि 9 साल तक वी बूजियान अभी तक उस घर में है। उसकी जिंदगी वो कैसे जी रहा है वो बस जानता है। उसकी जिंदगी में अगर कोई ही एक ही खौफनाक चीजें हैं तो वो हांग मंग जुन है। अगर उसे मौत दे दी जाए तो वो मौत ले लेगा। उसे किसी भी चीज से खौफ आता है, किसी और चीज से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ हांग मंग जुन से। अगर उसे कहा जाए कि वो अपनी जिंदगी का कोई एक पल निकाल कर फेंके तो वो उस पल से हांग मंग जुन को निकाल कर फेंकेगा। अगर उसे कहा जाए कि उसकी बस एक विश पूरी होगी तो या तो अपनी मौत मांगेगा या तो आजादी मांगेगा। उसके जाने के बाद भी बूजियान ने उस आर्ट की तरफ देखा जो कागज पर वो बना रहा था। उसके आंसू उस कागज पे जा गिरे। जिनको आजादी मिलती है भला वो कैसे जीते होंगे, क्या वो खुश रहते होंगे? वो उस पन्ने को देखकर यही सब सोचता रहा। उसे बात करना नहीं आता है क्योंकि उसने बात नहीं की बहुत सालों से, क्योंकि उसके पास बात करने के लिए कोई है ही नहीं। वो रोते उस पन्ने को उठाने लगा। पन्ने पर उसने एक बटरफ्लाई बनाई थी जो आजाद पंछी की तरह उड़ा करती है, बहुत खूबसूरत होती है। लोग उसे पकड़ना चाहते हैं, लेकिन वो उस आर्ट को बनाकर ये संदेश देना चाहता है कि जितनी कोमल चीजें हम उसे कैद करके नहीं रख सकते हैं। ऑल ओवर उसने एक बटरफ्लाई को खुद के तौर पे दिखाया था। उसने गुस्से में उस पन्ने को मरोड़ के रख दिया। वो डरता भले ही है लेकिन ऑफ कोर्स उसके अंदर सारी भावनाएं हैं। उस पन्नी को उसने फाड़ डाला और हवा में उछाल दिया। वो घुटने के बल बेड से टेक लगाकर नीचे बैठ गया और उस जगह वो फूट फूट के रोने लगा। उसे बस नफरत है। उसे सिर्फ और सिर्फ उससे नफरत है। सीन शिफ्ट होकर एक रेस्टोरेंट में पहुंचता है। अब रात के 11 बज रहे थे। तुम्हें क्या लगता है, तुम इतना सोच क्यों रहे हो? वेनकिंग, मुझे कुछ और खबर मिली है। भाई यार हद है, अब तो मुंह बंद कर लो अपना। वेनकिंग ने उसे मना किया। यार रात के 11 बज रहे हैं, हम डिनर करने जा रहे हैं, मेरी बियर आ चुकी है। तुम अभी भी उस केस के पीछे पड़े हुए हो। भाई मेरे एल लगे हुए हैं और तुम अलग ही गा रहे हो। तुमने ये सारी लैंग्वेज कहाँ सीखी? जियान चिंगनू से गुस्से में देखते हुए कहा। पुलिस वाली हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि ये सब लैंग्वेज ना सीख पाऊं। बाद में मैं अपनी गैंग की लीडर थी। कौन सी गैंग की? जियान चिंगनू से देखते हुए कहा। हाँ, जब मैं कॉलेज में थी मैं एक गुंडी थी।
वेन किंग ने उसे बताया, तुम्हें देखकर ही लग रहा है तुम टॉम बॉय हो। वेल 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 वेल, तब भी लड़के मुझ पर मरते हैं। वेन किंग ने उसे कहा, वो अंधे होंगे जिसे दिखाई नहीं देता होगा। बाय द वे, एक्सक्यूज मी। वेन किंग ने उसकी तरफ देखा, गुस्सा हो गई। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, मेरी जैसी लड़की? डू यू थिंक आई एम अगली? तुम्हें लगता है मैं अगली हूँ? अगली वर्ड भी तुम्हारे लिए खराब ही होगा। जियान चेंग ने पहला चिकन का बाइट लेते हुए उसकी तरफ देखते हुए कहा। देखो चेंग, मेरा नाम जियान चेंग है। व्हाट एवर। वेन किंग ने उसे डांटा। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। भला एक खुफिया पर्सन कौन हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता ऐसा कोई माफिया एग्जिस्ट करता है। और फिर तुमने बताया कि एक टीम बनाई गई है जिसमें 3 पुलिस वाले यानी 3 खुफिया पर्सन हैं, जिसमें से 2 को तुम जानते हो, को नहीं जानते हो, जो उस माफिया के पीछे है, यानी कि वो भी इनविजिबल है, राइट? यप। हाँ, तो तुम्हारे कहने का मतलब कि माफिया भी इनविजिबल है और उसे पकड़ने वाला पर्सन भी इनविजिबल है, यानी घोस्ट घोस्ट हो रहा है। तुम्हें मैं फूल लग रही हूँ? गुस्से में वेनकिंग ने उसकी तरफ देखा। मानो या ना मानो, एक दिन ये सच्चाई सामने आएगी। एक दिन वो माफिया पकड़ा जाएगा। वो बात अलग, इनकाउंटर मैं ही करूंगा, लेकिन कोई इनविजिबल पुलिस ऑफिसर भी है जो उसके पीछे है। अफसोस की बात है, वो मैं नहीं हूँ। मुझे तो लग रहा है तुम ही हो। मैं होता तो केस सॉल्व हो जाता। अपनी इस शकल पे और कॉन्फिडेंस मत किया करो। वेनकिंग ने उसे गुस्से में डांटा। वट एवर, एक दिन ऐसा आएगा जब न्यूज में ये दिखाया जाएगा कि जियान चेंग ने इस माफिया का इनकाउंटर कर दिया। अच्छी बात है, काश वो दिन कभी ना आए। वेनकिंग ने उसे चिढ़ाया। सीन शिफ्ट होकर फिर से उस लग्जरी से होम में पहुंचता है। रात के 11 बज चुके थे। मेन सीट पे हांग मंगचुन बैठा था और सामने वाली मेन सीट पे उसका बड़ा भाई चेपुचुन। बड़ी सी टेबल थी। अगर आमने से सामने देखा जाए फिर भी कम से कम 20 लोगों की बैठने की जगह थी। वो घर इतना बड़ा था। अब चूंकि नाइट में वहां पर कोई मेड या सर्वेंट नहीं थी, खाना तो आंटी ने बना दिया था और वो 6 बजे चली गई थी। बाहर वैसे भी हल्का आंधी तूफान था। घर का नजारा काफी अच्छा था, लेकिन पूरा सन्नाटा छाया हुआ था। 2 बातें थी। एक तो उस घर में कोई महिला नहीं थी। दूसरा, उस घर में हांग मंगजून के सामने बोलने के हिम्मत कोई भी नहीं करता था। साव सबसे पहले उठा। मैं खाना लगवाता हूँ। ऑफकोर्स खाना लगाने के लिए उसके भाई ही उठेंगे, तो साव सबसे पहले उठा। यकीनन वहां पर लान जान के बाद वो सबसे ज्यादा उम्रदार था, यानी कि वो 25 ईयर का था। मैं आपकी मदद करता हूँ, ये बोलकर जेडन उठा। अब हमें पता चला कि इस घर में एक और कजिन है जो कि जेडन है। वो साव से 1 साल छोटा है। उसकी उम्र 24 साल है और वो डॉक्टरी की लास्ट ईयर की पढ़ाई कर रहा है। जैसा कि उस घर में सभी इज्जतदार हैं, बस शर्त है कि दुनिया वालों के सामने। हालांकि जेडन पढ़ाई में काफी तेज है और उसका कोई इरादा नहीं है काले कारनामों को अंजाम देने का। वो अपनी जिंदगी बहुत अच्छी तरीके से और इज्जतदार तरीके से करना चाहता है, यानी कि गुजारना चाहता है। अब आप बोल रहे हैं तो मैं भी आपकी मदद कर ही देता हूँ। ये था निये। ये जेडन से भी छोटा है। निये की उम्र बस 21 साल है। निये भी उसके साथ किचन की तरफ बढ़ा। अब बचे थे वहां पर 2 पर्सन। एक तो सुजुई जो 15 साल का है और वो अपने बाप से लगभग इससे बिल्कुल अपोजिट बैठता है, यानी कि अपने बड़े पापा के बगल में, जेबुजुन के बगल में, जिसकी हिम्मत नहीं होती है हांग मंगजुन के सामने अपनी नजरें उठाकर उसकी तरफ देखने के लिए। अंकल मैं भी चलता हूँ, रुकते हुए उसने कहा। उसकी आगे से और पीछे से दोनों तरीके से सरकी जा रही थी। सुजुई तुम रुक जाओ। जेबुजुन ने सुजुई का हाथ पकड़ लिया। हम जानते हैं उस घर में लान जान का एक और भाई है जो भी सिजुई की उम्र के बराबर है और जो 15 साल का है, जिसका नाम है मोन, और वो भी बगल में बैठा हुआ था। ठीक है, फिर मैं जाता हूँ। ये बोलकर वो उठा। वो उस घर में सबसे ज्यादा नॉटी है। हालांकि लान जान के नाम से उसकी भी फट जाती है, लेकिन कभी कभार उसका मुंह बहुत चलता है। मुझे समझ में नहीं आता इनका मुंह ऐसे बना क्यों रहता है। किचन में जाकर फुसफुसाकर अपने भाइयों से बड़े भाई की बुराई कर रहा था। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? नी ने उसे सवाल पूछा। जेडन जो भी बड़ा सा बाउल में दाल निकाल रहा था, यानी कि चाइनीज दाल निकाल रहा था। हाँ, मंजुन भाई की बात कर रहा हूँ। अबे फट ना जाए सामने कहीं। उसके दूसरे भाई ने उसे टोका, यानी कि जेडन ने उसे टोका। तुम लोग मुंह बंद करोगे? क्योंकि सा वहां पर सीरियस था। कम से कम मुंह बंद चलाया करो। कौन कहेगा दुनिया का सबसे बड़ा और हैंडसम मॉडल किचन में ये सारे काम करता है? मून ने उसे भी चिढ़ाया। मॉडल भी इंसान होता है, उसने उसे देखते हुए कहा। आपको अजीब नहीं लगता? क्या इसमें अजीब क्या लगना है? आप इतने हैंडसम हैं, आपके पास इतनी शोहरत है, आप घर में ये सारे काम करते हैं।
हाँ, हांग मंगजून भाई भी तो हैंडसम है। उनके पास भी तो बहुत शोहरत है। वो भी तो हमेशा पत्थर दिल बने रहते हैं। कुछ भी हो सकता है। इंसानी दुनिया में कुछ भी वाजिब है। बात तो आपकी भी सही है। वैसे क्या मैं कल कॉलेज जा सकता हूँ? मुन्नी चिढ़ाते हुए कहा। इन सब में मैं कुछ नहीं बोल सकता। अगर तुम हांग मंगजून भाई से परमिशन ले लो तो तुम जाओ। सारे भाइयों ने खाना लगा दिया था। हमें पता है उस घर में काफी मेंबर हैं, लेकिन सारे मर्द ही मर्द यानी बॉयज ही बॉयज हैं। जिस कुर्सी पर हांग मंगजून बैठा था उसके राइट साइड में 2 कुर्सी छोड़ दी गई थी एंड इसके बाद साओ बैठा हुआ था एंड लेफ्ट साइड की भी 2 कुर्सी छूटी हुई थी। उस 2 कुर्सी के दरमियान बस एक ही पर्सन बैठ सकता था, वो भी वीइंग चुलान जन के हमेशा यानी हांग मंगजून के हमेशा राइट साइड में बैठता था, बिना किसी गैप किए हुए। और उसके और साओ के बीच में एक चेयर की गैप रहती थी क्योंकि ये ऐसे ही रूल थे। वीइंग कहाँ पर है? जे बुजुन ने मून से पूछा। मुझे नहीं पता। वो अपने कमरे में होंगे। वैसे भी वो खाने के और उसकी नज़र हांग मंगजून पे चली गई। मुंह से उसके कुल्ले निकलने जा रहा था। वैसे भी वो खाने के समय पर ही आते हैं। जाकर बुलाकर लेकर आओ। मैं कैसे? मून जो कि उसकी आत्मा निकल गई क्योंकि उस गैलरी की तरफ तो कोई जा नहीं सकता है। वीइंग को बुलाकर कौन लेकर आएगा? मुझे खाना खाना है, वो अपने भाई को देखकर कहने लगा क्योंकि उसे पता है हांग मंगजून उल्टे दिमाग का है। उसे पता है कि आज से 3 साल पहले क्या हुआ था। उनका एक और भाई था जिसने वी वूजियान के सामने ज्यादा फ्रेंडशिप दिखा दी थी और फिर जाकर हांग मंगजू ने उसका एडमिशन ऑस्ट्रेलिया के एक ऐसे स्कूल में करा दिया जहां से कम ग्रेजुएशन करने के बाद ही निकल पाएगा। तो किसी भी भाइयों को इतना रिस्क नहीं लेना था। वहां पर साव भी चुपचाप बैठा हुआ था। सबकी नजर नीचे थी। घड़ी देखकर 1 मिनट वीइंग का इंतजार किया गया और अगेन हांग मंगजून ने अपना हाथ टेबल पे रखा और वो उठा। जब वो उठा तो सबकी सांसें रुकी। सबको पता है कि वो अभी जाएगा और उसे लेकर आएगा। इससे पहले कि हांग मंगजून अपने चेयर से मुड़ता, उसकी नजर सामने वी वूजियान पे चली गई, जो नजर नीचे किए हुए धीरे धीरे नीचे आ रहा था। अरे यार, वो आ रहे हैं। मून ने मुस्कुराते हुए कहा। अब मून को पता है, इस घर में सबको पता है कि बाहरी दुनिया यही जानती है कि वीइंग हांग मंगजून का छोटा भाई है। वो उसकी केयर करता है, लेकिन घर के अंदर क्या मसला है ये सबको पता है। हांग मंगजून का ऑब्सेशन घर के हर एक मेंबर ने देखा है। किसी की हिम्मत नहीं होती उसके एक अजीब से या इस रिएक्शन या फिर इतना ज्यादा जुनून वी वूजियान के लिए देखने का या उस बारे में कोई भी सवाल करने का। बीइंग ने अभी भी वही टी शर्ट पहन रखे थे जिसमें रंग के धब्बे लगे हुए थे। जब वह हांग मंगजून के बगल में आकर खड़ा हुआ, हांग मंगजून की नजर सबसे पहले उसकी टी शर्ट पे गई थी। जाकर इसे चेंज करके आओ, उसने भारी आवाज में कहा। व्हाट द फक? मून ने मुंह घुमाया। मन ही मन उसे बहुत गुस्सा आती है, लेकिन अपने भाई के सामने उसकी फटके 4 हो जाती, बस बोल नहीं पाता। मतलब उसके पेट में चूहे कूद रहे हैं। एक तो जब तक वो शुरू नहीं करेगा कोई शुरू नहीं कर सकता है। उन्हें वीवूजियान को हमेशा फ्रेश देखना पसंद है, तो हमेशा अपनी मर्जी वीवूजियान पे थोपते रहते हैं। तो क्या सब पे थोपेंगे? लेकिन बेचारा ये सब उसकी अंतरात्मा की आवाजें हैं। मून इसमें बोल कुछ नहीं सकता है। नी भी मुंह घुमा लेता है। अब वो क्या करे? भूख तो उसे भी बहुत लगी थी। एंड वीवूजियान ने अपनी नजरें उसके जूतों की तरफ रखा। जाकर इसे चेंज करके आओ। साओ ने गहरी सांस ली। एक ही मामले पर साओ को बहुत ज्यादा जेलस होती है वीवूजियान से, यानी कि हांग मंगजून से। वैसे तो वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है और हमेशा अपने भाई को बचाने की कोशिश करता है। बस उसका एक ही जेलस मोमेंट है, वो ये है कि उसे वीवूजियान बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन वीवूजियान का ऑब्सेशन यानी कि वीवूजियान पर हांग मंगजून का ऑब्सेशन है। पिछले 9 सालों से, जब से वीवूजियान बस 10 साल का था। सीन शिफ्ट होकर कमरे में पहुंचता है। वीइंग की आंखों में आंसू थे और उसे उस साल का एक सीन याद आया जब वो 11 साल का था। इस घर में आए हुए उसे बस एक ही साल हुआ था। उस वक्त हांग मंगजून 22 साल का था, यंग जवान, और वो किसी को मार के आया था, यानी किसी का कत्ल करके आया था। उसके कपड़े पर खून के निशान थे और वो जब आया तो उसने वी बूजियान को बेड से नीचे खींच लिया। तुम्हें किसने कहा ऐसे गंदे तरीके से सोने के लिए? वीइंग बहुत ज्यादा डर गया था। वो 11 साल का लड़का पर्दे के पीछे खड़ा सिसक सिसक के रो रहा था। आइंदा से अपने कपड़े बदल के सोना। मुझे तुम्हारे आसपास कोई भी गंदगी नहीं चाहिए। उसने वी वूजियान का हाथ पकड़ के उसे गुस्से में एक टी शर्ट दी। तुम्हारे लिए इतने सारे कपड़े मैं लेकर रखता हूँ, तुम्हारे लिए क्या कमी मैं रखता हूँ? ये कहकर उसने उसका मुंह पकड़ा और कस के दबाया।
ये पहली और आखिरी बार देख रहा हूँ मैं। आइंदा से तुम्हारी टी-शर्ट कभी मुझे गंदी ना दिखे। फ्लैशबैक खत्म हुआ। उस वक्त भी वीवूजियान की आंखों में आंसू थे और आज भी वीवूजियान की आंखों में आंसू हैं। उस मर्द ने कभी उस लड़के के साथ जबरदस्ती नहीं की, कभी उसे फिजिकल वैसे टॉर्चर नहीं किया, लेकिन उस मर्द ने उसे रुलाने में कोई कमी भी नहीं रखी। किसी को नफरत करने के लिए और क्या वजह हो सकती है? वीवूजियान की नजरों में हांग मंगजुन एक ऐसे किरदार का मर्द था जिसे कभी कोई पसंद नहीं कर सकता। एक ऐसा मर्द जिसके पास कोई दिल नहीं है, जिसके पास कोई भावनाएं नहीं है, जो दूसरों के बारे में कोई भी रिस्पेक्ट नहीं रखता है, जिसे लगता है कि वही सुपीरियर है। वीवूजियान ये जानता है कि अगर उसे किसी से नफरत है, वो हांग मंगजुन से है। उसे आज भी याद है जब उसके बाप को हांग मंगजुन ने कितनी बेरहमी से उसके सामने मारा था। उसका बाप ऑलमोस्ट मर चुका था। वीवूजियान रोता रहा, चिल्लाता रहा। हांग मंगजुन के आदमियों ने वीवूजियान को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, लेकिन हांग मंगजुन ने वीवूजियान का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा बड़ा था। विंग एक नन्हा सा बच्चा था, यानी बस 10 साल का, और हांग मंगजुन 20 साल का था। वीवूजियान के सामने ही उसने उसके मरे हुए बाप पर भी कम से कम 4-5 गोलियां चलाई। 10 साल का वो बच्चा अपनी जिंदगी के सारे अतीत से निकल गया, लेकिन अपने बाप की मौत को कभी भुला नहीं पाया, और इस बात को कभी भुला नहीं पाया कि उसके फादर को मारने वाला कोई और नहीं, इस घर का वो पर्सन है जो हांग मंगजुन है। वो दुनिया में हर एक चीज भुला सकता है, लेकिन ये बात नहीं भुला सकता कि हांग मंगजुन की वजह से उसके सिर पर बाप का साया नहीं रहा। वो दुनिया की हर एक चीज इग्नोर कर सकता है, लेकिन जिंदगी में कभी इस बात को इग्नोर नहीं करेगा कि उसकी वजह से उसकी माँ ने सुसाइड कर लिया, क्योंकि उसके फादर नहीं रहते और उसकी नजरों के सामने उसकी माँ ने अपनी जान ले ली थी। वो दुनिया में सब कुछ सह लेगा, लेकिन इस दर्द को कभी सह नहीं पाएगा कि उसकी एक बड़ी बहन थी जिसका एक चेहरा भी आज तक उसे याद नहीं है। उसका एक भाई था जो उससे बिछड़ चुका है, सिर्फ इस इंसान की वजह से। बीइंग एक ऐसे इंसान के कंट्रोल में था जिसने उसके बाप को मारा, जिसकी वजह से उसकी माँ की मौत हुई और उसका परिवार बिखर गया, उसका पूरा बचपन खराब गया, उसे कैद कर लिया गया। पूरे 9 साल से वीवूजियान ने बाहरी दुनिया बहुत कम ही देखी होगी। वो जानता है कि हांग मंगजुन किस कदर उस पर अपनी ज्यादतियां करता है। उसकी आंखों में आंसू थे। वो सोचता है कि किसी की नफरत की कितनी सीमाएं हो सकती हैं। वो उस वक्त बहुत ज्यादा रोने लगा, क्योंकि जिंदगी में उसने हमेशा एक ही चीज से चोट खाई, और वो हांग मंगजुन नाम का वो मर्द था। थोड़ी देर में वीवूजियान टी-शर्ट पहन के बाहर आया। उसकी आंखें अब पहले से ज्यादा लाल थी, और हांग मंगजुन की नजरें घूर कर उसकी पलकों को देख रहे थे। वैसे वीवूजियान ने कभी हांग मंगजुन को नजर उठाकर नहीं देखा था। उसने हांग मंगजुन को तभी देखा था जब वो नन्हा बच्चा था। इसके बाद से उसने कभी उसे देखा नहीं है। हांग मंगजुन ने उसे 2-3 बार फोर्स किया है कि तुम मुझसे आई कांटेक्ट करो, बट उस पर्सन ने नहीं देखा। और कहीं ना कहीं उसके गुस्से की वजह ये भी हो सकती है कि जैसा वो चाहता है वीवूजियान कभी भी ये वैसा नहीं करता। बैठ जाओ। लांजान के बगल में वीवूजियान बैठ गया। हांग मंगजुन ने उसके प्लेट को आगे बढ़ाया। अब सबने खाना शुरू किया। जैसा कि एज यूजुअल उसकी प्लेट में खाना कोई और नहीं निकालता, बल्कि हांग मंगजुन निकालता है। उसने फिश का पहला पीस निकाला और वीवूजियान की प्लेट में रखा। तुम्हारे पसंद की बनवाई है मैंने। उसका लहजा इतना स्वीट था। सबको मालूम है ये लहजा बस वीवूजियान के लिए है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वीवूजियान जानता है कि वो वही मर्द जो खाने के लिए भी उसे जबरदस्ती कर लेता है। वीवूजियान के हाथ कांप रहे थे। उसने कांटे वाला चम्मच उठाया और फिर एक चाकू। उसने फिश को कांटे से अलग करना शुरू किया। सब खाने पे ध्यान दे रहे थे, लेकिन सबको पता है कि वीवूजियान उसके बगल में कभी भी सहज बैठ नहीं पाता। वैसे हांग मंगजुन, उस प्रोजेक्ट के बारे में क्या हुआ? मैंने उसे मैनेजर को शेयर कर दिया था। खाते हुए वो आपस में बात कर रहे थे, यानी कि 2 बड़े बड़े भाई। बाय द वे, इसके अलावा किसी की हिम्मत नहीं थी इसके बीच में बोलने की। वीवूजियान जैसा ही फिश का पहला बाइट अपने मुंह में रखता है, फिर से उसे एक विजुअल्स याद आया। जब वो 12 साल का था और खाने के मामले पे लांजान ने उसे एक बार कैसा सबक सिखाया था। उसे तुरंत फ्लैशबैक को याद आया। बैठो। उसने वीवूजियान को अपने कमरे में बुलाया और अपने सोफे के सामने नीचे बैठने के लिए कहा, और उस वक्त वो शराब पी रहा था। जब वीवूजियान 12 साल का था, वो 23 साल का था या फिर 22 साल का, यानी 10 साल बड़ा। मैंने सुना है कि तुमने खाना नहीं खाया। ये बोलकर उसने शराब की
एक पहली घूंट ली। विंग की नजरें नीचे थी। इतना जुल्म क्यों? वो वी वूजियान की तरफ बढ़ते हुए उसके चेहरे पर वो शराब का गिलास लगाते हुए कहता है, तुम्हें मालूम है लास्ट बार डॉक्टर ने क्या कहा था? वो ये बोलकर गिलास को उसके गालों से रगड़ने लगा। डॉक्टर ने कहा था तुम्हें खाने की जरूरत है। उसने गहरी सांस ली। तुमने खाना अवॉइड किया क्योंकि मैंने कहा था ध्यान से खाना? उसने ये बोलकर अपने गिलास को वी वूजियान के गालों से और कस के रगड़ने लगा। अगर वो थोड़ा कस के गिलास पर जोर डालेगा तो गिलास उसके गालों पर लगे हुए फूट जाएगा और हो सकता है कांच उसके गालों के अंदर भी घुस जाए। तुम्हें ये लगता है कि तुम ऐसे मुझे हर्ट कर लोगे? वो ये बोलकर वी वूजियान के चेहरे पर थोड़ा सा गिलास शराब डाल देता, यानी उसी गिलास को रगड़ते हुए। तुम्हें मालूम है कि मुझे चीजें पसंद नहीं है। उसने दांत पे दांत रखते हुए ये चीजें और हार्डली कही। विंग के हाथ कांप रहे थे, उसके पैर भी कांप रहे थे, उसकी नजरें नीचे थी। राइट हैंड में शराब लिए हुए हांगमंग जो उसके गालों पे रगड़ रहा था और लेफ्ट हैंड से उसने फिर से वी वूजियान के बालों को बहुत बेरहमी से पकड़ा। लगता है कि तुम्हें मेरी बातों का कोई असर नहीं होता। और ये बोलकर उसने कांच को फोड़ दिया और जब उसने कांच फोड़ा तो पूरा कांच हांगमंग जुन के हाथ में घुसा, ना कि वी वूजियान के गालों में। लेकिन वी वूजियान इस बात से बहुत ज्यादा डर गया था। तुम्हें आज मैं बताता हूँ कि खाना अवॉइड करने से क्या हो सकता है। वो वी वूजियान का हाथ पकड़ के नीचे लेकर आया। उस वक्त वी वूजियान के लिए उसने डिनर बनाने के लिए एक अलग से शेफ यानी कि वुमेन शेफ को हायर कर रखा था। उसने उस लेडी को बुलाया। उसने वी वूजियान का हाथ पकड़ रखा था। आपने खाना नहीं बनाया था? उसने भारी आवाज में उस लेडी से पूछा। मैंने खाना बनाया था बाबा। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपने खाना नहीं बनाया था? बाबा मुझे माफ करिए, मैंने खाना बनाया था, वो डरते हुए कहते। फिर वीइंग ने खाना क्यों नहीं खाया? ऑल ओवर वो वी वूजियान को दिखाना चाहता था कि अगर वी वूजियान उसकी बातें नहीं मानेगा और खाना अवॉइड करेगा तो जान किसी और की नहीं जाएगी बल्कि उस औरत की जाएगी जिसने उसके लिए खाना बनाया है। ऑल ओवर वी वूजियान काइंड दिल का था, तो हांग मांगजून को उसकी कमजोरी बहुत अच्छी तरीके से पता है। ओह, मुझे लगता है कि आपने ही खाना नहीं बनाया। और ये बोलकर उसने अभी वी वूजियान का हाथ नहीं छोड़ा था। उसने राइट हैंड से गन निकाला और उस लेडी के माथे पर रख दिया और नेक्स्ट मोमेंट पे ही वीइंग ने अपना हाथ जल्दी से छुड़ाया और टेबल की तरफ भागा, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो एक सेकंड भी देर करेगा तो हांग मंगजून उस लेडी को मार देगा। इससे पहले ये सारी चीजें हो जाएं, वी वूजियान उस टेबल पे जा पहुंचा और लगे खाने को जो 1 घंटे पहले उस लेडी ने लगाया था उसे खाने लगा। एंड उस वक्त हांग वांगचुन ने एक तीखी स्माइल दी थी। तब से वी वूजियान ने कभी खाना अवॉइड नहीं किया। शुरू से लेकर एक चीज हांग वांगचुन ने उसके ऊपर जरूर आजमाया, वो है उसके दिमाग पे कंट्रोल। उसने वी वूजियान को जरा मेज पर, यानी बहुत कम एज पर, उसके दिमाग में एक ऐसा इल्यूजन डाल दिया जिसकी वजह से वी वूजियान पूरी तरीके से इस बात से रूबरू हो चुका है कि उसे क्या चीजें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए और उसका रिजल्ट क्या हो सकता है। फ्लैशबैक पूरी तरीके से खत्म हुआ। वी वूजियान ने उस फिश को पूरा खत्म करना चाहा, क्योंकि अगर वो बचा देगा तब भी हांग मंगजू से जबरदस्ती खिलाएगा। वो धीरे धीरे करके बाइट अंदर लेने लगा। हांग मंगजून की नजर उसके चेहरे पर टिकी हुई थी। क्या कहते हो हांग मंगजून? मून की नजर तब तक हांग मंगजून के चेहरे पे चली गई, जो खा नहीं रहा था बल्कि वी वूजियान के चेहरे को देख रहा था और काफी ऑब्सेशन से देख रहा था। हाँ भाई यार, इनका तो अलग ही चालू रहता है। क्योंकि मून की अंतरात्मा उससे बात करती रहती है, उसकी पटती है अपने भाई से, लेकिन वो बोल नहीं पाता। बट वो घर का सबसे चंट लड़का है। ए सुजुई, उसने सुजुई को पुकारा, क्योंकि हम जानते हैं मून और सुजुई बराबर उम्र के हैं। मुंह बंद करो, मुझे डैड से डांट पड़ जाएगी। तुम्हारे डैड देखो तुम्हारे अंकल को देख रहे हैं, मीन्स कि अपने ही भाई को देख रहे हैं। मैं नहीं मानता, वो अंकल तो मेरी उम्र के हैं, वो अंकल तुम्हारी उम्र के नहीं है, तुमसे बड़े हैं। तुम 15 साल के हो, मैंने सुना वो 20 साल के हैं। वट एवर, मुझे से क्या मतलब है? मैंने तो आज तक उनका चेहरा नहीं देखा। देखो ना, हिम्मत हो तो। मुझे नहीं देखना है, वैसे भी मैं अपने डैड को पसंद नहीं करता। हम जानते हैं सिजुई भी अपने डैड को पसंद नहीं करता है। क्या ही फर्क पड़ता है जब उन्होंने मेरी माँ को मार दिया। उसने अपने मन में बातें कही। हाँ, इस घर में सबके अपने मसले हैं। मून ने मुंह घुमाया। बेचारा जिंदा दिल इंसान है, काइंड लड़का है, बट उसकी किस्मत में ऐसा घर मिल गया। इतना टॉक्सिक घर तो किसी को ना मिले। वांग जी,
जे बुजुन ने उसका नाम दोबारा पुकारा। अब यहाँ पर एक बात मेंशन करने वाली है, हांग मंगजुन का ऑफिशियल नेम यानी बाहरी दुनिया में उसका हांग मंगजुन ही नाम है। लानजान उसके फादर कभी कभार पुकारा करते थे, तो कभी कभार घर के मेंबर लानजान भाई बोल देते हैं, बट जे बुजुन उसे बहुत प्यार करते थे और फिर जे बुजुन ने उसे वांगजी कहना शुरू कर दिया था, सो दैट अभी वो वांगजी को पुकार रहे थे। लानजान की नजर वीवूजान के लिप्स पे टिकी हुई थी। जहां वो खाना खा रहा था तो हल्का सा सॉस लग गया था। विंग की नजरें नीचे थी। वांगजी, जे बुजुन ने कहते हुए वांगजी के चेहरे की तरफ देखा और तब उन्हें अंदाजा हुआ कि वांगजी वीवूजान को काफी देर से देख रहा है। वो ग्लास उठाते हैं और पी लेते हैं। आई एम डन, ये बोलकर वो उठ गए। वहां पर बैठना तो मुनासिब था ही नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स वो बड़े थे और वो ऐसा देख नहीं सकते थे। किसी ने अपने हाथ में कांटे को इतने कस के पकड़ा हुआ था कि अगर वो कस के उस कांटे को तोड़ सकता था तो शायद तोड़ देता, और वो कोई और नहीं बल्कि साव था। साव की नजर बीबूजान के पैरों के फिंगर पे चली गई थी, जहां रेड रेड निशान था। साव को ये लगता है कि अंदर कमरे में लानजान उसे फिजिकली टॉर्चर करता है, और साव इस बात को बहुत बुरा मानता है क्योंकि उसके दिल में वीवूजान के लिए अलग कॉर्नर है। सीन शिफ्ट कर वहां पहुंचा जहां हांग मंगजुन, जो कि अभी भी बैठा हुआ था। मैं खा चुका। जल्दी से सिजुई उठा। मैं भी डन हूँ। मून भी खा चुका था ऑलमोस्ट। तो वहां पर अब जेडन बचा था और निये बचा था। भाई वैसे आपका क्या प्लान है? जैसे निये ने जेडन के चेहरे को देखा, जेडन ने इशारा किया कि चलो यहाँ से। सीन शिफ्ट कर वहां पहुंचा जहां उस बड़ी सी टेबल पे सिर्फ ईवूजान बचा था और लानजान बचा था। अब ईवूजान उसकी मर्जी के बिना उठ नहीं सकता था और लानजान की नजर बस उसके चेहरे पर टिकी हुई थी। मैंने समझाया था, उसने भारी आवाज में कहा। बीइंग जो चुपचाप खा रहा था, उसके हाथ वहीं पर रुक गए। उसकी नजरें नीचे थी। तुम जानबूझकर ये सब करते हो ना? वो उसके चेहरे को देखकर कहता है। तुम्हें अच्छी तरीके से मालूम है कि मुझे क्या पसंद आता और क्या नहीं। तुम्हें लगता है वहीं कि तुम ये सब करके मुझे दुख पहुंचा लोगे? आइंदा से गंदी टी शर्ट ना देखो। वो ये बोलकर पानी का ग्लास उसके आगे बढ़ाता है, क्योंकि उसे पता है वीबूजान डन हो चुका है, लेकिन वो उठेगा नहीं। वो खाता ही रहेगा जब तक लानजान उसे कहेगा नहीं। लानजान ने गहरी सांस ली। अब जा सकते हो। सीन शिफ्ट होकर वहां पहुंचा जहां वीबूजान अपने कमरे की तरफ जा रहा था। वो 20 सीढ़ियां चढ़ने के बाद राइट वाली गैलरी की तरफ मुड़ा, और जब वो 4 कदम आगे चला, वैसे उसके कानों में किसी की आवाज पहुंची। पैरों में चोट लगी है। ये कोई और नहीं बल्कि साव था। वीबूजान के कदम एक पल के लिए रुके, लेकिन अगले ही पल वो चल पड़ा, क्योंकि वो इस घर में किसी से बात नहीं करता। पहली बात, वो बात ही नहीं करता। इवन हांग मंगजुन से भी उसने कभी बात नहीं की। इस बात को लेकर हांग मंगजुन ने उसे कई बार फोर्स किया, बट वीबूजान के मुंह से कोई आवाज नहीं निकली है। हालांकि ये सबको पता है कि वो बचपन में बोल लेता था, बट इस बात को किसी ने वैसे नहीं दिखाया, क्योंकि ऑफकोर्स ये सारी चीजें लानजान ही कंट्रोल करता था। देखो, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, उसने भारी आवाज में कहा। मैं तुम्हारे लिए ये क्रीम लाया था। वो क्रीम उस गैलरी की तरफ फेंकते हुए कहता है। उठाकर अपने पैरों में लगा लेना। सीन शिफ्ट होकर रात के 12 बजे पहुंचा। हांग मंगजुन ने शावर लिया और इसके बाद उसने वाइन पी ली। वो अपने चेयर पे बैठा हुआ था और उसके कमरे के सामने, जिस तरफ वो चेयर पे बैठा हुआ था, सामने वीबूजान की एक बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई थी। उस तस्वीर को उसने तब बनवाया था जब वीबूजान बस 15 साल का था और हांग मंगजुन 25 साल का। उस तस्वीर को वो बहुत गहराई से देख रहा था। अब हांग मंगजुन को एक फ्लैशबैक याद आया जब उसने उस तस्वीर को बनवाया था। घर के बाहर बहुत बड़ा सा बागीचा था। 25 साल का लानजान अपने बिजनेस पार्टनर से बात कर रहा था कि तभी उसकी नजर अपने कजिन्स भाइयों पे गए जो वहां बास्केटबॉल खेल रहे थे। लेकिन फिर उसकी नजर वीवूजान पे चली गई, जो एक पौधे के पास बैठा हुआ एक व्हाइट चूहे को पकड़े हुए था और उसके चेहरे को देख रहा था और उसे पत्ती खिलाने की कोशिश कर रहा था। उस वक्त वीवूजान बस 15 साल का था। उस वक्त उसे देखता रह गया था। उसकी नजरें उसके ऊपर से हट नहीं पाई थी। ये पागलपन तो बस हांग मंगजुन को पता है कि आखिर वो वीवूजान से क्या चाहता है। उसके दिल में उसके लिए नफरत है। उसके दिल में उसके लिए गुस्सा है, उसके बाप की वजह से। अतीत के कुछ ऐसे पन्ने हैं जिसे हांग मंगजुन कभी खोलना नहीं चाहता।
वो उसके खून से, उसके ब्लड से और वीबूजियान के बाप से इतनी नफरत करता है। एक वक्त था जब उसने ये कसम खाई थी कि वो उस हाउस के हर एक मेंबर को इतनी बेरहमी से मारेगा कि आने वाली 7 पीढ़ियां भी याद रखेंगी। और उसने ऐसे ही किया। उसने वीबूजियान के बाप को बहुत बेरहमी से मारा और सामने वीबूजियान की मम्मा ने भी सुसाइड कर लिया। ये सब उसने खुद करवाया, खुद किया। इसके बाद उसने वीबूजियान को ऑलमोस्ट एक कैदी की तरह रखा, लेकिन वो उसे मार नहीं पाया क्योंकि वो जानता है कि उसने वीबूजियान को पहली बार कब देखा था, किस एज में देखा था। और अब तो वीबूजियान एक जुनून है। उसे अच्छा लगता है उसके आंसुओं को देखना, वीबूजियान की आंखों में उसके लिए डर। जब वीबूजियान के हाथ कांपते हैं, हांग वांगजुन के दिल को एक तसल्ली पहुंचती है। उसे पता है कि उसे वीबूजियान से क्या चाहिए, एक ऐसा जुनून, एक ऐसे दिल की ठंडक जो प्यार तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा है जो वीबूजियान को दूर नहीं जाने दे रहा। वो उसे जितना टॉर्चर कर पाए, वो उसे उतना टॉर्चर करना चाहता है। टॉर्चर मीन्स यहाँ कोई फिजिकली टॉर्चर नहीं था, बल्कि एक ऐसी चीज को बांध कर रखना था और जिंदगी भर इस बात को महसूस करना था कि हाँ, जो मैंने कसम खाई थी, मुझे उस बात पर सुकून मिल रहा है। उस वक्त वीबूजियान चूहे के साथ खेल रहा था। कॉफी पीते हुए हांग वांगजुन की नजर 1-2 बार उस पर चली गई और तीसरी बार वो अपनी नजर हटा नहीं पाया। ओ माय गॉड, हु इज दिस गाय? एक पर्सन ने पीछे से कहा, यानी वो उसका बिजनेस पार्टनर था। और लानजान ने उसकी तरफ देखा और ये वही मोमेंट था जब लानजान को इस बात का एहसास हुआ कि ये पागलपन नहीं है, ये तो बहुत हाई लेवल का ऑब्सेशन है, क्योंकि वो उसके मुंह से इतना भी नहीं सुन पाया। और 2 दिन बाद ही उस बिजनेसमैन के मरने की खबर आए थे। उसे आंग वांगजुन ने किल करवा दिया था। उसने वीबूजियान को जो चूहे के साथ खेलते हुए देखा, फिर उसने दुनिया के सबसे बड़े आर्टिस्ट को बुलाया, फिर उसने पूरी कहानी सुनाई कि उसे वीबूजियान की एक ऐसी तस्वीर चाहिए जिसमें वीबूजियान एक चूहे के साथ खेल रहा है। और हांग वांगजुन की आंखों में जो तस्वीर कैद थी, उसने बाकायदा उसे बताया। और वो आर्टिस्ट इतना अच्छा था कि उसने वीबूजियान की एक पेंटिंग हूबहू उतार दी। और तब से लेकर आज तक वो पेंटिंग लानजान के कमरे में है, उसके उस सोफे के सामने, जहां पर बैठकर वो अक्सर शराब पीता है और उस तस्वीर को देखता है। लानजान ने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर उसने एक विजुअल्स को देखा, यानी वो शराब के नशे में इतना ज्यादा वीबूजियान को सोच रहा था कि उसे वो सब दिखाई देने लगा जो अक्सर वीबूजियान को देखकर वो इमेजिन करता है। वो देखता है वो वीबूजियान के बेड पर है, वो वीबूजियान के ऊपर है और उसके चेहरे को पकड़ के वो उसे काफी ऑब्सेस्ड होकर किस कर रहा है, जहाँ वीबूजियान भी उसका साथ दे रहा है, जो कि पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, मुमकिन नहीं है। उसे मालूम है कि वो लड़का आज तक कभी लानजान के सामने उसने अपनी आवाज तक नहीं सुनाई, उसने अपनी नजरें नहीं उठाई। उस लड़के को पता है कि वह हांग वांगजुन को ना बोल कर भी, ना कुछ करके भी किस तरह हर्ट कर सकता है। हांग वांगजुन अपनी आंखें बंद किए हुए था। उसे वीबूजियान के नरम होठ अपने होठों पर महसूस हो रहे थे। उसे वीबूजियान की गर्म सांसें अपने लिप्स के आसपास महसूस हो रहे थे। उसे वीबूजियान की वो खुशबू महसूस हो रही थी जो अक्सर उसे वीबूजियान की तरफ अट्रैक्ट कर देती है। वो किस, आह, इससे ज्यादा खुश नसीबी हांग वांगजुन की जिंदगी में क्या हो सकती है। उसे मालूम है उसने एक बार उसे चूमा है जब वो बहुत छोटा था। इसके बाद से उसने कभी वीबूजान से जबरदस्ती नहीं की। वो चाहता है वीबूजान उसके सामने हार माने और खुद अपने आप को उसके सामने आकर कहे कि ठीक है, उसे हांग वांगजुन मंजूर है, लेकिन ऐसा वीबूजान नहीं करेगा। उसे ये भी मालूम है वो वीबूजान के घमंड को चूर चूर कर देना चाहता है। लानजान ने गहरी सांस ली, अपनी आंखों को खोला। जो रोमांटिक विजुअल्स उसने भी देखा, सोचा, याद किया, उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था कि उसे वीबूजान के साथ इंटीमेट होने की उसके अंदर काफी हद तक इच्छाएं। वो अपने टाई को थोड़ा ढीला करता है और टाई को खोल के बेड पर फेंकता है, जो कि अभी उसी ड्रेस में था जिस ड्रेस में वो आया था। वो उठ गया। उसने फिर से वीवूजान की तस्वीर को देखा और इसके बाद उसने उसके लिप्स की तरफ देखा। उसे एक ही चीज उसके चेहरे में सबसे ज्यादा पसंद है, वो है उसके लिप्स। तुम इतने हसीन क्यों हो? वो उसके चेहरे को देखकर एक नशीली आवाज में कहता है। मैं खुद को वो अपनी मुट्ठियों को बेच लेता है। सीन सिप्ट कर वहां पहुंचा जहां हांग मंगजुन अपने कमरे से बाहर निकला। डेफिनेटली वो वीवूजान के कमरे में जा रहा था।
वो गैलरी की तरफ बढ़ा। उससे वीबूजान के कमरे का दरवाजा बस 5 कदम की दूरी पर था कि तभी उसकी नज़र एक क्रीम पे चली गई थी। और ये क्रीम वही क्रीम थी जिसे साव ने उसकी तरफ फेंका था। अब एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। साव ने उस क्रीम को फेंक तो दिया था, बट वीबूजान वहां से चला गया बिना क्रीम लिए हुए और अपने कमरे को अंदर से बंद कर लिया। वो घुटने के बल उस जगह बैठा। उसने उस क्रीम को उठाया। अब उसके दिमाग में बस यही सवाल था, आखिर किसने उससे बात करने की कोशिश की। उसने उस क्रीम को उठाकर अपने जेब में डाल लिया और फिर से उस कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा चाहे अंदर से लॉक हो, हांग मंगजून के फिंगरप्रिंट से वो दरवाजा खुल जाता है। उसने अपने फिंगरप्रिंट को लगाया और दरवाजा खुल गया। रात के 3 बज रहे थे। बाहर अभी भी तूफान था, लेकिन कमरे के अंदर शांति थी। वीबूजान सो रहा था। लांजन धीरे से कदम अंदर रखता है। कमरे में हल्की लाइट चल रही थी। उसने कमरे का थीम वीबूजान के अकॉर्डिंग बना कर रखा था। जब वीबूजान 13 साल का था, लांजान ने उसे बहुत फोर्स करके पूछा कि उसे कैसा कमरा चाहिए। जैसा कि वीबूजान उसे हट करने में माहिर है, उसने कभी लांजान से बात तक नहीं की। उसने लांजान को बताया ही नहीं कि उसकी ख्वाहिश क्या है, और लांजान ने उसका कमरा अपनी मर्जी से डेकोरेट करवाया। तब वीबूजान काफी छोटा था, इसलिए उसका कमरा काफी बचकाना है। व्हाइट कलर के पर्दे थे, हल्की येलो दीवार थी और काफी खूबसूरत लग्जरी पेंटिंग्स थी। उसका बेड बहुत ज्यादा लग्जरी था और नीचे एक काउच था जो कि बहुत ज्यादा लग्जरी था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। खिड़की हल्की खुली थी तो पर्दा उससे हिल रहा था क्योंकि हवाएं अंदर आ रही थी। हवा अंदर आई तो हांग मंगजून के चेहरे से टकराई। उसके लंबे बाल थोड़ा सा हिले, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैंडसम था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी नजर शीशे में चली गई। उसने एक पल के लिए खुद को निहारा और फिर बेड पे सो रहे वीबूजान की तरफ देखा। विंग गहरी नींद से सो रहा था। वो धीरे धीरे कदम उसकी तरफ बढ़ाता है और बेड पर वीबूजान के बगल में बैठ जाता है। वो उसके चेहरे को देखने लगता है। वो अपना चेहरा वीबूजान के चेहरे के करीब ले जाता है और अगले पल वीबूजान की आंख खुल जाती है। बट वीबूजान को ये आहट, ये खुशबू, ये एहसास वो पहचानता है। ये कोई और नहीं बल्कि हांग मंगजून है, और ये पहली बार नहीं है जब हांग मंगजून ऐसे मिडनाइट उसके कमरे में आया है। वीबूजान को इस बात की आदत हो चुकी है। वो डरा नहीं, वो चिल्लाया नहीं, वो हटा नहीं। उसने बस आंखें खोली और उसके चेहरे को तो नहीं देखा, लेकिन उसके कंधे की तरफ जरूर देखा। यकीनन हांग मंगजून ये बात जानता है। वीबूजान जानबूझकर उससे आई कांटेक्ट नहीं करता है ताकि और ज्यादा उसे हर्ट कर सके। वीइंग उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, लेकिन वीइंग उसे इमोशनली हर्ट कर सकता है, जो कि वीबूजान हमेशा करता है। लांजान उसकी तरफ झुका ही था, शायद किस करना चाहता हो। खैर, उनके बीच अभी भी, यानी उनके चेहरे के बीच, उनके होठों के बीच अभी भी 12 इंच का फासला था। उसने उसके चेहरे को देखा। विंग अपनी पलकें झपका रहा था, लेकिन लांजान की तरफ देख नहीं रहा था। कभी कभार उसका यूं बिहेवियर लांजान को पसंद आता है, लेकिन कभी कभार ही। ओह, मैं सोचता हूँ तुम कब तक मुझे नहीं देखोगे। क्या तुम सोचते हो कि मैं बहुत ज्यादा अगली हूँ? लांजान ये बोलकर उसे थोड़ा सा टीज करता है। वो ऑलमोस्ट झुका हुआ था। उसने ऑलमोस्ट अपने शोल्डर से भी बूजियान को अपनी बाहों के घेरे में ले रखा था, लेकिन वो बैठा हुआ था, कुछ ऐसा पोजीशन था। या फिर तुम ये सोचते हो कि मैं दुनिया का बदसूरत इंसान हूँ और तुम्हें खा जाऊंगा? उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जो कि शायद ही वीइंग देख रहा हो, क्योंकि वी बूजियान की नजर बस उसके कंधे पर थी। मैं सोचता हूँ तुम कब तक मुझे नहीं देखोगे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो उसके चेहरे की तरफ देखता और अपनी बात को वहीं पर रोक देता है। तुम ये सब जानबूझ के करते हो, ये बात तो मुझे बहुत पहले से पता है। तुम्हें मैंने लगभग अच्छा खासा वक्त दिया है ये सब फेस करने के लिए, और ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। तुम्हें पता है मैं इतने सालों से बस एक चीज के लिए तरसा। हाँ, वो उसके चेहरे को देखता है। शायद तुम्हारी आवाज। मैंने तुम्हारी आवाज बस एक ही बार सुनी, जब मैंने तुम्हारे बाप को मारा था। तब तुम रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो। तुम्हारी माँ भी यही बात कह रही थी। मेरे डैड को छोड़ दो, ये बात तुम कह रहे थे, और तुम्हारी वही आवाज बस मेरे कान में है। मुझे नहीं पता तुम्हारी आवाज कैसी है, और ये बात मुझे पता है तुम बोल सकते हो।
व्हाट अ क्रूअल मैन, तुम कितने हार्टलेस हो, वो वी वूजान के चेहरे को देखकर कहता है। तुम्हारे चेहरे को देखकर कोई कहेगा नहीं कि तुम्हारे सीने में इतना कठोर दिल है। तुम्हें पता है वी, अगर मैं अपने बारे में न्यूज़ पढ़ता हूँ तो मैं ज़्यादातर कुछ ऐसी हेडलाइंस पढ़ता हूँ कि हांग मंगचून बहुत हार्टलेस हैं, बहुत रूड हैं, एक साथ 500 लोगों को कंपनी से फायर कर दिया, बहुत टॉक्सिक हैं, रेड फ्लैग हैं। यू नो व्हाट इज़ द रेड फ्लैग? तुम्हें पता है असली रेड फ्लैग क्या होते हैं? वो उसके चेहरे को देखता है। असली रेड फ्लैग वो होते हैं जो कभी रेड फ्लैग जैसा बिहेवियर नहीं रखते, जैसे कि तुम कभी रेड फ्लैग जैसा टोन यूज नहीं करते। उन्हें देखकर बताया ही नहीं जा सकता कि वो रेड फ्लैग या टॉक्सिक हैं, लेकिन वो रियल में टॉक्सिक होते हैं और वो ज़्यादा डेंजर होते हैं, जैसे कि तुम। पिछले 9 सालों से यकीन मानो कि किसी में इतने गट्स नहीं कि मेरे सामने वो इतनी हिम्मत रख सके। तुमने 9 सालों में मुझसे कभी बात नहीं की। कौन टॉक्सिक हुआ, तुम या मैं? वो उसके चेहरे को देखकर पूछता है। तुमने पिछले 9 सालों में कभी मुझे नहीं देखा, शायद तुम्हें याद नहीं कि मैं कैसा दिखता हूँ। इसमें कौन सा टॉक्सिक है, मैं या तुम? शायद मैं, अभी भी मैं, और अगर मुझसे पूछोगे तो मैं कहूँगा तुम। अब उसके लिप्स वी वूजान के लिप्स के बहुत ज़्यादा करीब थे। विंग हटा नहीं, पीछे नहीं हटा, और वो कभी हंसता नहीं था पीछे। ऐसा नहीं था कि उसे रो रो के चिल्ला चिल्ला के कहे मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। विंग के अंदर यही तो एक बात थी। उसे अच्छी तरीके से मालूम था कि हांग मंगजून को उसके साथ जबरदस्ती नहीं करनी, और उसकी यही वीकनेस का फायदा वी वूजान उठाता था। वी वूजान कभी भी उसका साथ देता ही नहीं था। लान जान के लिप्स ऑलमोस्ट वी वूजान के लिप्स के करीब थे। अब 12 इंच का फासला सिर्फ 2 इंच का रह गया था, यानी कोई भी हिलेगा तो लिप्स टकरा जाएंगे। वींग की नजरें बिल्कुल वैसी थी और वो अभी भी नहीं हिला, यानी कि वी वूजान की तरफ से ना कोई हाँ थी ना कोई ना थी। एक ऐसे इंसान को किस करना मतलब एक मुर्दे को किस करना। हांग मंगजून का खून पूरी तरीके से खौल गया। उसने अपने नाखूनों को और अपनी मुट्ठियों को भींच लिया और अपने चेहरे को पीछे कर लिया। और तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे ज्यादा दिन कर पाओगे? उसने दांत पे दांत रखते हुए कहा और लैंप को उठाकर गुस्से में नीचे फेंका। गुस्से में वो उस कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद भी बोजियान की आंखों में आंसू आए। उसे कितनी हिम्मत चाहिए उस मर्द का सामना करने के लिए जिसके पास कोई दिल नहीं है। विंग के आंसू आ गए। वो मर्द उसे वी बोजियान को अभी रेड फ्लैग और टॉक्सिक बोल के गया। उसे लगता है वी बोजियान टॉक्सिक है, जबकि सच तो ये है कि वी बोजियान उससे इतनी नफरत करता है कि वी बोजियान उसे देखना भी गवारा नहीं समझता। वी बोजियान उसे देखना ही नहीं चाहता है। भले ही वांग जो उसके साथ कितना भी गलत कर ले, रेप भी क्यों ना करते, वी बोजियान कभी भी उसका साथ नहीं देगा। और वैसे भी उस घर में वी बोजियान एक जिंदा लाश से ज्यादा कुछ नहीं है। उसे हांग मंगजून से डर तो बहुत लगता है, लेकिन वो जानता है कि वो सबसे ज्यादा हेटफुल चीजें फेस कर रहा है, और अगर दुनिया में वो सबसे ज्यादा किसी को हेट करता है तो सिर्फ हांग मंगजून को। उसकी आंखों में बस आंसू आ गए। उसे उसकी छुअन पता है, उसे इसका एहसास पता है, उसे उसकी सांसें पता है, उसे हांग मंगजून का एक एक नस नस से वो वाकिफ है। और अगर जरा भी वो जन मना करता है, अपने चेहरे को पीछे करता, तब तो डेफिनेटली हांग मंगजून से जबरदस्ती किस करता, दिखाता कि मैं कर सकता हूँ। यहाँ पर भी बुजान को अच्छी तरीके से पता है कि हांग मंगजून को आसानी से मात कैसे दे सकता है। सीन शिफ्ट होकर अगले दिन सुबह 10 बजे पहुंचता है। भैया आप ये क्या कर रहे हैं? एटलीस्ट आज संडे के दिन तो सोने दीजिए। मतलब वो उठ के बैठ गया। माँ नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करेंगे। एक तमाचा उसके मुंह पे जा पड़ा था। कम ही बोला करो तो अच्छा है। ये बोलने वाला कोई और नहीं बल्कि जियान चिंग था, जिसका दिमाग खराब था। उसका छोटा भाई जुयांग 10 बजे सोकर उठा। आते हैं जियान चिंग की लाइफ पे। एक हाई प्रोफाइल पुलिस ऑफिसर जो काफी सीनियर पद पे काम कर रहा है, जिसके पास एक सीक्रेट मिशन भी है, और वो भी वेनकिंग के साथ मिलकर काम कर रहा है। उसके घर में वो बड़ा है और उससे उसका एक छोटा भाई है जिसकी उम्र 22 साल है, जो भी कॉलेज करता है, बट बहुत ज्यादा गुंडा टाइप का लड़का है। अपने लाइफ में सीरियस नहीं है, जबकि जियान चिंग उससे कहता है लाइफ में सीरियस हो जाओ।
जुयांग कहता वक्त आएगा तो सीरियस हो जाऊंगा। अभी ऐसा वक्त नहीं आया कि वो सीरियस हो जाए। उसे पर्सनली लगता है सीरियस होने से क्या फायदा है, एक ही लाइफ है और एक दिन स्वर्ग पर धार लेंगे। तो अभी से सीरियस हो जाऊंगा तो लाइफ का मजा ही कहाँ रहेगा। अपनी अपनी जगह दोनों सही हैं। आपने नाश्ता बनाया? उठते हुए उसने जियान चिंग को एक और मिर्ची लगाई। जुयांग को बहुत मजा आता है अपने भाई को टीज करने में। जियान चिंग ने उसे घूरा था, सारे काम मैं ही करूँ तुम्हारे, शादी भी मुझसे ही कर लेना। वॉशरूम में जाते जाते उसने अपने कानों पे हाथ रख लिया। हद हो गई, अपने भाई से क्या ही शादी करूंगा मैं, उसके लिए मैं किसी को तलाश कर लूंगा। तो अपने नाश्ते के लिए भी किसी को तलाश कर लो। जियान चिंग ने उसे सुनाते हुए गुस्सा किया। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, मदद करवाता हूँ। सीन शिफ्ट होकर 10 मिनट बाद पहुंचा। आप शादी क्यों नहीं कर लेते हैं? जुयांग नीचे पहुंचते ही जियान चिंग को सुनाना शुरू कर देता है। उसकी क्या जरूरत है, ताकि भाभी मेरे लिए कम से कम नाश्ता तो बना दे। ये बोलते हुए वो किचन की तरफ बढ़ता है। संडे के दिन भी मैं ही बनाऊं? जियान चिंग ने उसे ऑलमोस्ट घूरा था। पूरे दिन वो बनाता है, सिर्फ संडे के दिन जुयांग को बनाना पड़ता है। और बोल तो ऐसे रहा जैसे कि वो पूरे हफ्ते बनाता हो। वटेवर। तो आज हम लोग चल रहे हैं? जुयांग ने उससे अगला सवाल पूछा। कहाँ पर? आपने तो कहा था आप हमें डिनर पे लेके जाएंगे। हमें? हमें किसको? जियान चिंग ने फिर से न्यूज पढ़ते हुए उससे सवाल पूछा। मैं और वेनकिंग भाभी को। जियान चिंग ने उसे घूरा। 3 दिन हुआ भी वेनकिंग के साथ ड्यूटी लगे हुए। एक दिन वेनकिंग उसके घर आई थी और तब से जुयांग अजीब अजीब बातें बता रहा है। बकवास बातें बंद करो, उसका और मेरा कोई मेल नहीं है। हम बस मिशन पार्टनर है, ना कि लाइफ पार्टनर। वो तो मुझे भी पता है, मैं तो बस फ्यूचर बता रहा था। अपने फ्यूचर की चिंता करो, मेरी फ्यूचर की नहीं। चिंता क्या करना है उसमें। तुम आगे नाश्ता बनाओगे या नहीं? आप हमें डिनर पे लेके जाएंगे या नहीं? वो किचन से झांकते हुए पूछता है। देखता हूँ। सीन शिफ्ट होकर पहुंचता है सिटी के दूसरे हाउस में, जहां भी वूजियान सुबह जैसे ही पर्दा खोलता है सामने वो फिर से एक मीटिंग देखता है। हल्की धूप निकली हुई थी और हांग वांगजुन अपने बड़े भाई के साथ में गार्डन के एरिया में गोल मेज पर बैठकर कुछ बातें कर रहा था। और जैसे ही उसकी नजर हांग वांगजुन पे गई, हांग वांगजुन कुछ ऐसा बैठा हुआ था कि उसकी पीठ ही वी वूजियान को दिखाई दे रहे थे। और वैसे भी जैसा रात को हांग वांगजुन ने उससे कहा था। आई एम प्रीटी श्योर कि तुमने मुझे नहीं देखा होगा, या फिर तुम मेरा चेहरा भूल गए होगे, क्योंकि वीवूजियान ने कभी भी उसे लौट के नहीं देखा। हाँ, लेकिन उसने जेबुजुन को साफ साफ देख लिया। और जैसे ही वीवूजान ने पर्दा खोला था, क्योंकि जेबुजुन फ्रंट पे थे, तो जेबुजुन ने ऊपर की तरफ देख लिया। एंड एट द सेम टाइम लांचा ने जेबुजुन का चेहरा देखा। अब डेफिनेटली उसे पता है कि वहाँ सेकेंड फ्लोर पे वीवूजान का कमरा है और खिड़की फ्रंट पे है। तो जेबुजुन अगर किसी को देख रहे होंगे, माइट बी पॉसिबल कि वीवूजान खिड़की पे खड़ा है। वीवूजियान ने सटाक से पर्दा खींचा और जैसे उसने पर्दा खींचा, हाँ वांगजुन ने मुड़कर उसकी खिड़की की तरफ देखा। अच्छा हुआ उस वक्त खिड़की बंद थी। वीवूजियान खिड़की पर था। जिबुजुन ने बताया। लानजान ने अलमोस अपने भाई की तरफ देखा। इसके बाद उसने बिजनेस की बात शुरू कर दी। सीन शिफ्ट होकर 10:30 बजे पहुंचता है। ये क्रीम कौन लेकर आया था? टेबल पे रखते हुए उसने अपने सारे भाइयों को अपने सामने खड़ा किया और फिर उस क्रीम के बारे में पूछा। ये वही क्रीम थी जो उसने वीवूजियान के कमरे की गैलरी पे उसे मिली थी। अब वो जानना चाहता था कि आखिर किसने वीवूजियान से बात करने की कोशिश की। सुजुई ने अपने कदम पहले ही पीछे कर लिए। बेचारा अपने डैड को पसंद नहीं करता, ऊपर से डैड का गुस्सा तो उसे अच्छा ही नहीं लगता। ऊपर से डर के मारे उसकी हालत खराब थी। मून की तो वैसे भी फटी रहती है। भाई मैंने नहीं ली, उसने सबसे पहले खुद की सफाई दी। तुम सफाई क्यों दे रहे हो? भाई का शक तुम्हारे ऊपर ही जाएगा। नी ने उसे सुनाया। भाई मेरा मेरा यकीन करिए। वो जल्दी से लांजान के सामने आने लगा। मैंने मैंने नहीं करी थी। सुजय और मून, तुम साइड हटो। लांजान ने दोनों को साइड कर दिया। वो श्योर है कि वो दोनों में इतनी हिम्मत नहीं जो ये बात कर दे। नीये, उसने नीये की तरफ देखा। नीये की नजरें नीची थी। भाई मुझे नहीं पता, ये क्रीम मैंने नहीं खरीदी। ठीक है, साइड हटो। अब जाकर वहां पर 3% अभी भी बचे थे। एक जेडन था, दूसरा साउ था और तीसरा खुद वैभवजियान था। भाई मुझे नहीं पता इस बारे में। जेडन ने भी अपने हाथ पीछे कर लिए। अब बचा था वहां पर साओ और वीवोजियान। साओ की नजरें लांजान पे गई। लांजान की नजरें साओ पर थी। ऑफ कोर्स वो साओ से जवाब चाहता था। ये मेरी है, लेकिन कल रात को ही मुझसे खो गई थी और मैंने बहुत तलाश करने की कोशिश की, मुझे मिली नहीं। आर यू श्योर कि तुमसे खो गई थी? लांजान ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा।
साव की नजरें नीची हो गई। अब लांजान ने वीवूजियान के चेहरे को देखा। डेफिनेटली उसे वीवूजियान से पूछना है। वो जानता है कि किसी ने उससे बात करने की कोशिश की। ये क्रीम साव की है तो क्या साव ने उससे बात करने की कोशिश की? ठीक है, नाश्ता कर लो, लांजान ने सबको देखते हुए कहा। क्या मैं आज कॉलेज जा सकता हूँ? जैसे ही पीछे से मून ने उससे कहा, लांजान ने उसकी तरफ देखा। पिछली बार उसने मून को वार्निंग दी थी कि वीवूजियान अगर अराउंड हो तो कॉलेज जाने की बातें ना करे। अ, भाई मेरे टेस्ट थे। अब वो क्या करे, बेचारे का टेस्ट था। अब वो जाने के लिए मना भी तो नहीं कर सकता था। ठीक है, अब कार से चला जाऊं? वो फिर से सवाल पूछता है। यानी महंगी कार से जाने की बातें कर रहा था। डेफिनेटली कार से ही तो जाएंगे, बट वो अकेले ड्राइव करने की बातें कर रहा था। लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी जो डायरेक्टली ये बात कहते। ड्राइवर छोड़ देगा। सीन शिफ्ट होकर नाश्ते की टेबल पे पहुंचता है। वीवूजियान की नजरें नीचे थी। लांजान उसे ऑलमोस्ट घूर रहा था। उसे वीवूजियान की ज्यादती याद है। उसे लगता है वीवूजियान ज्यादती करता है और वीवूजियान तो उससे नफरत ही करता है। वीवूजियान अंगूर के टुकड़े छोटे छोटे, मतलब कि छोटे छोटे अंगूर धीरे धीरे खा रहा था। सब आपस में थोड़ा थोड़ा बात कर रहे थे, बट वीवूजियान की नजरें नीचे थी। लांजान जानता है कि वो सच उगलवा सकता है कि आखिरकार उसे वो क्रीम देने की कोशिश किसने की थी। वीवूजियान चुपचाप खा रहा था। लांजान उसे बस देख रहा था। उसे रात की बातें याद है। वो लड़का कितना घमंडी है। लांजान तो बस उसके चेहरे को देखता रह गया। उसने वीवूजियान से ज्यादा ईगो वाला लड़का नहीं देखा। कोई किसी को 9 साल ना देखे, कोई मामूली बात नहीं है। एक ही घर में रहकर वीवूजियान ने कभी अपनी नजरें उसके ऊपर नहीं उठाई। यहाँ ऐसा नहीं था कि वीवूजियान उससे डरता था, और यहाँ ऐसा भी नहीं था कि वीवूजियान को उससे शर्म आती थी, और ऐसा भी नहीं था कि वीवूजियान उससे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता था। यहाँ मुद्दा बस इतना था कि उस लड़के को ये पता था कि वो हांग मंगजून को कैसे हर्ट कर सकता है। दैट्स वाई कि उसने हांग मंगजून को कभी देखना गवारा नहीं समझा। और यही बात हांग मंगजून के दिल में कहीं ना कहीं एक चुभन सी बनी हुई है कि कैसे कोई उसे इस हद तक इग्नोर कर सकता है। उस लड़के ने उसे कभी बात भी नहीं की। अब इससे ज्यादा और चीजें उसे क्या चाहिए? उसे पाने से ज्यादा तो हांग मंगजून उसकी आवाज सुनना चाहता है। उसके साथ सेक्स करने से ज्यादा तो वो चाहता है कि वीवूजान उसे देखे, जो कि होता नहीं है, और ये चीजें वो जबरदस्ती नहीं करवा सकता। सीन शिफ्ट होकर वहां पहुंचा। 12 बजे के आसपास हांग मंगजून और जेबूजन उस घर से निकल गए। बाप रे, हद हो गई। मून जो कि बैठा हुआ था। आज ही बारिश होनी थी, मतलब जाने का मन भी बना। भाई ने कह भी दिया तो मैं जा नहीं पाया। वीवूजान अभी भी सोफे पर बैठा हुआ था चुपचाप। अब वो उठा हांग मंगजून के जाने के बाद, क्योंकि इतनी देर हांग मंगजून बैठा था सामने एंड वो अपने भाई से बातें कर रहा था। वीवूजान अगर पहले उठता तो मे भी पॉसिबल वो रोक लेता। आप कहाँ चल दिए? मून ने पीछे से रोका। जब भी लांजान नहीं होता था और बाई मिस्टेक वीवूजान अगर नीचे होता था तो उससे हर कोई बात करने की कोशिश करता था। वो बात अलग थी कि वीवूजान किसी से बात नहीं करता था, बट चुपके चुपके कहीं ना वो एक फैमिली थे, कहीं ना कहीं सब कोशिश कर रहे थे। आपको ये कपड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। ब्लश कर करके मून उसके सामने आ गया। भाई ने तो कहा कि आप बोल नहीं सकते हैं, मैंने सुना बचपन में बोल लेते थे। अरे यार, ये कितना बड़बोला है। जेडन ने उसका मतलब कॉलर पकड़ा एंड उसे पीछे खींचा। मुंह बंद करो, तुम कितना बात करते हो। मैंने क्या कहा? उसने सबको देखते हुए कहा। नी ने विभूजान की तरफ देखा। हाँ, वैसे टी शर्ट तो बहुत अच्छी है। क्या ही फायदा है, हांग मंगजून भाई ने स्पेशली डिजाइन करवाया है। ये बस एक ही पीस होगा। उनके सारे कपड़े कस्टमाइज हैं, यानी कि जो दुनिया में कोई नहीं पहनता उनके लिए बनवाए जाते हैं। हाँ, कितनी नाइंसाफी की बात है ना, मून ने सोफे पे बैठते हुए ऑलमोस्ट वीवूजियान को सुनाया। वैसे तो हम सभी उनके भाई हैं, लेकिन उनकी मेहरबानी तो हम पे नहीं होती, सिर्फ उन पे होती है। यानी कि वीवूजियान को सुना रहा था। अब वीवूजियान सीढ़ियों तक जा पहुंचा था। इतना तो कभी सिजुई पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। विंग ने गहरी सांस ली। वो बाप कहलाने के भी लायक नहीं है। वीवूजियान के आंखों में बस एक ही बात तैरी कि वो बाप कहलाने के लायक नहीं है। उसे सिजुई को देखा था लास्ट टाइम, जब वो गार्डन में खेल रहा था और वीवूजियान फ्लावर को चुन रहा था, मतलब फ्लावर तोड़ रहा था। तब उसने सिजुई को देखा था। उसे सुजुई हमेशा से बहुत दुखी लड़का लगा। उसे सुजुई के लिए थोड़ा सा प्यार महसूस होता है, लेकिन वो क्या कर सकता है इसमें।
सीन शिफ्ट होकर 10 बजे के आसपास पहुंचा। रात के 10 बजे हांग वांगजुन एक अर्जेंट मीटिंग में था, लेकिन ये मीटिंग कोई बिजनेसमैन की मीटिंग नहीं थी, बल्कि वो माफियाओं की दुनिया की वो हेड पर्सन की मीटिंग थी, जिसके बारे में शायद ही कोई जानता हो। मेन कुर्सी पे बैठा हांग वांगजुन, जैसा कि कहा गया कि वो एक टॉप का माफिया है, लेकिन बाहर के लोगों को उसके बारे में कुछ नहीं पता। गन उसके सामने रखी थी। उसका राइट हैंड साओ, जो कि सारी चीजें उसके बाद संभालता है, वो उसके राइट साइड में बैठा हुआ था। काफी देर के डिस्कशन के बाद हांग वांगजुन के मुंह से बस इतना ही निकला, नो मैटर व्हाट, वो मुझ तक कभी नहीं पहुंच सकते। ये बोलकर उसने अपनी गन को अपनी टेबल पे रखा। साओ ने गहरी सांसें ली। मैंने सुना है गवर्नमेंट ने किसी 3 ऑफिसर को इस सीक्रेट मिशन पे भेजा है, ताकि वो इन सब चीजों को होने वाले के पीछे कौन है उसको पकड़ सके, और इनकाउंटर भी है। ये बातें बस सुनने में आ रही है। लास्ट रिपोर्ट मैंने निकलवाई थी, और उस रिपोर्ट में ऐसी कुछ प्लानिंग के बारे में मुझे पता चला। 2 ऑफिसर को तो मैंने पता करवा लिया है, वो कौन है, और सामने आगे फाइल रखी। लानजान के सामने जितने भी अंडरवर्ल्ड के लोग थे वो बैठे हुए थे। ये 2 पुलिस ऑफिसर जो सीक्रेट तरीके से सब चीजों के बारे में पता कर रहे हैं। लानजान ने गहरी सांस ली। तीसरा, एक अंडरवर्ल्ड के पर्सन ने पूछा कि तीसरा आदमी कौन है। तीसरे पुलिस ऑफिसर के बारे में नहीं पता, वो कौन है, कहाँ से आया है, कुछ भी पता नहीं है, और ये गवर्नमेंट के किसी भी रिकॉर्ड में उसके बारे में कुछ नहीं है। हो सकता है कि कोई खुफिया पर्सन हो सकता है कि कोई पुलिस ऑफिसर ना हो, किसी ऐसे इंसान को चुना गया हो जो इन सब चीजों को अंजाम दे सकता है। अंडरवर्ल्ड का तीसरा पर्सन बोलता है, इसका मतलब वो कोई भी हो सकता है जिससे हमारे किंग को परेशानी हो सकती है या फिर नुकसान हो सकता है। यानी वो हांग वांगजुन की बातें कर रहा था। यस, साओ ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, वो कोई भी हो सकता है। मैं प्रिटी श्योर हूँ कि गवर्नमेंट ने किसी ऐसे इंसान को नहीं रखा है जो पुलिस ऑफिसर है। तीसरा इंसान कोई ऐसा है जो इस मिशन को अंजाम दे रहा है, जो पुलिस ऑफिसर नहीं है, ताकि अगर 2 अनसक्सेसफुल हो जाए, पकड़े जाए अपनी पहचान की वजह से, तीसरा बच जाए जिसका कोई रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास नहीं होगा। और वैसा ही हुआ। 2 को हमने सर्च कर लिया है, 2 को हम रास्ते से हटा भी सकते हैं, लेकिन एक जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है, हम उसे रास्ते से नहीं हटा सकते। थोड़ी देर की खामोशी उनके बीच आए। इसके बाद मीटिंग खत्म हुई। सीन शिफ्ट होकर कार में पहुंचता है। रात का वक्त था और वो सीधे घर आ रहे थे। साओ, उसने साओ को पुकारा। साओ ने घूमकर हांग वांगजुन की तरफ देखा। मैं सोचता हूँ भाई कि वो कोई भी हो सकता है। कोई भी मीन्स कि कोई भी। क्या तुम भी हो सकते हो? उसने थोड़ा सा मजाकिया अंदाज मुझसे पूछा। हालांकि हांग वांगजुन कभी भी मजाक नहीं करता था। ये रेयर था कि उसका मूड कभी कभार फनी हो जाया करता था। साव धीरे से मुस्कुराया। हाँ, मैं भी हो सकता हूँ, और आपका ड्राइवर भी हो सकता है। ड्राइवर ने मुंह घुमा लिया। हद हो गई, उससे ज्यादा लॉयल ड्राइवर दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। मतलब साव बाबा कहना क्या चाहते हैं कि वो अपने बाबा से लॉयल नहीं है? साव हंसने पड़ा। अरे बाबा, वो हंस पड़ा। अरे बाबा, रहने दीजिए, मैं आप पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। लानजान ने अपनी खिड़की खोली और बाहर की तरफ देखा। दैट्स मीन कोई भी हो सकता है। कोई भी मीन्स कोई भी। अब किसी का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, बशर्ते साहू उसका भाई था। स्टिल, जब कोई भी हो सकता है तो कोई भी मीन्स कोई भी। मैं क्या करूं? तुम जाओ ना आगे। मुझे डर लग रहा है। तुम्हें डर लग रहा है तो मुझे भी डर लग रहा है। तो हम यहाँ पर खड़े नहीं रह सकते। क्या तुम्हें नहीं पता ये घर कितना पुराना है? मून ने सिजुई को चिढ़ाते हुए कहा। असल में घर की लाइट चली गई थी, और बड़े से हवेली में, यानी बड़े से विला में, सिर्फ 3 ही पर्सन थे। कमरे में वी वूजियान, दूसरा अपने अपने कमरे में सिजुई और मून। अब यहाँ पर मून के पास आ गया था। अंधेरा बहुत ज्यादा था और दोनों को डर लग रहा था। बात ही बात में सिजुई के मुंह से निकल गया कि मैंने इस घर के बारे में पढ़ा है। ये घर 200 साल पुराना है, और इस घर में कम से कम 5 मौतें अनएक्सपेक्टेड तरीके से हुई थी। तब से ये घर शापित है। बला बला चीजें उसने पढ़ी थी इस घर के बारे में, चूंकि बहुत फेमस घर हांग वांगजुन और जेबुजू ने मिलकर खरीदा था। क्या? अब तुम्हें ये सब बात करने की क्या जरूरत है अभी इस वक्त? मुझे वैसे ही डर लग रहा है, और वैसे भी कल रात मैंने किसी की आवाज सुनी थी। कहीं तुमने पायल की आवाज तो नहीं सुनी? सिजुई ने भी एक बात में मिर्ची लगा दी, और दोनों की सर की जा रही थी डर के मारे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कहीं भूत इस घर में तो नहीं है। मैंने कुछ तो सुना था, हो सकता है वो पायल की आवाज हो। अब दोनों एक दूसरे को पकड़ लेते हैं, क्योंकि दोनों को डर लग रहा था।
ना तो आज साव भाई हैं, ना जेडन और ना यहाँ पर निये हैं। और यहाँ हांग मंगचुन तो वैसे भी देर में आने वाले हैं। अब मैं क्या करूँ? डैड यहाँ भी होते तभी मुझे उतना ही डर लगता। हवा मेरी तो हिली जा रही है। हम एक काम करें। बोलो क्या काम करना है? कोई हो ना हो, राइट वाले कमरे में कोई जरूर होगा। वो कभी भी अपने कमरे से नहीं निकलते, क्यों ना हम तब तक उनके पास चले जाए। मैं उनके पास नहीं जाऊंगा, वैसे भी डैड सबको मार देते हैं अगर कोई उनके पास जाता है तो। मैं नहीं जाऊंगा। यहाँ पर भी बूजान की बातें हो रही थी। मुझे तो डर लग रहा है, मैं तो अकेले खड़ा भी नहीं हो सकता। एक काम कर सकते हैं। मून ने उसे एक आइडिया दिया। देखो हम उनके पास नहीं जा सकते, लेकिन वो तो गैलरी में आके खड़े हो सकते हैं ना। हाँ ये हो सकता है। सीन शिफ्ट होकर वहां पहुंचा। डर के मारे दोनों हाथ पकड़ के गैलरी की तरफ आए। राइट साइड गैलरी की तरफ मुड़े। एज यूजुअल लाइट नहीं थी, लेकिन वीवू जान के कमरे का दरवाजा अभी भी बंद था। एक्सक्यूज मी। जैसे ही मून ने पुकारा, सिजू ने उसके मुंह पे हाथ रख दिया। ऐसे मत दिखाओ कि हम लोग डर रहे हैं, ऐसे दिखाओ कि हम उनका साथ देने आए हैं, तभी तो वो हमारा साथ देंगे। हाँ तुम सही कह रहे हो। मून ने थोड़ा जोर से पुकारा। क्या बोलना चाहिए? अंकल बोलूं क्या? अंकल नहीं, वो तो तुम्हारे भाई जैसे लगे, अंकल तो मेरे लगे। अबे यार, दोनों ही रिश्ता नहीं लगा पा रहे थे, क्योंकि इस घर के अंदर पता है कि हांग मंगचुन का ऑब्सेशन वीवू जियान के साथ है। वो ऑब्सेशन किस तरह का है? दोनों ही जगह कुछ बोल नहीं पा रहे थे। वटेवर। मून थोड़ा चिल्लाता है। एक्सक्यूज मी, आपको डर तो नहीं लग रहा? यानी वो वीवू जियान से पूछ रहा था। अंधेरे में बैठा वीवू जियान जब ये अपने खिड़की के पास, मतलब पर्दा खोल के बैठा हुआ था, उसने दरवाजे की तरफ देखा। पूरी तरीके से अंधेरा था। उसकी जिंदगी में हांग मंगचुन से ज्यादा डरावना कुछ भी नहीं है, ये अंधेरा भी नहीं। वो कुछ बोला नहीं। हम हमें पता है आप बोलते नहीं है, लेकिन अगर आपको डर लग रहा है तो आप बाहर आ सकते हैं, मतलब हम लोगों के साथ खड़े हो सकते हैं जब तक कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ जाती। वीवूजान ने गहरी सांस ली। उसने अवॉइड किया उन दोनों की बातों को। लगता है उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं देना। कहीं उन्हें भूत तो नहीं खा गया? वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। भूत ने पकड़ तो नहीं लिया? कहीं भूत उठा तो नहीं ले गया? भाई यार मुंह बंद कर। सुजी फला फला बातें बोल रहा था तो मून ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। कितनी बातें करने की क्या जरूरत है? सोचो, अगर उन्हें भूत ले गया होगा तब भी तो डैड हमें मार डालेंगे ना। हाँ। मून को तुरंत ख्याल आया कि अगर यहाँ खड़े रहेंगे तो डर के मारे हो सकता है भूत उन्हें ही उठा ले जाए, और अगर कहीं विभूतियान को उठा ले गया तब भी हांग मंगचुन छोड़ने वाला नहीं था उन दोनों को। अच्छा फंसे थे दोनों। और वैसे भी इस घर में मेड नौकर चाकर कुछ है ही नहीं। इलेक्ट्रिसिटी चली गई, लेकिन नीचे के गोडाउन में कौन जाए, और नीचे जाकर ये तार वार का हिसाब कौन देखे? क्या क्या हमें उनके कमरे में जाना चाहिए? वो ये बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें कुछ गिरने की आवाज आई, और ये गिरने की आवाज नीचे हॉल एरिया से आई थी। अब उस घर में उन तीनों के अलावा कोई नहीं था। ये तय था कि वहां पर वीवूजियान था अपने कमरे में, लेकिन और सिजोई और मोन तो उस जगह थे। फिर नीचे कौन था? दोनों ने डर के मारे चिल्लाते हुए एक दूसरे को पकड़ लिया। गिरने की आवाज इतनी तेज थी कि ऊपर तक वीवूजियान के कमरे तक आई थी। असल में कुछ तो गिरा था, और ये गिरने वाली चीज कोई और नहीं बल्कि एक फ्लावर का बड़ा सा पॉट था। वो नीचे गिरा। कौन है? मून ने सिजोई की तरफ देखते हुए कहा। मुझे कैसे पता होगा कि कौन है? दोनों पसीना पसीना हो गए। हम तीनों तो ऊपर हैं, नीचे कौन हो सकता है? कहीं साव भाई तो नहीं आ गए? मुझे तो नहीं लगता। मैंने उन्हें कॉल किया तो उन्होंने मेरा कॉल नहीं उठाया, और फोन अब कमरे में रह गया। हम कमरे तक भी नहीं जा सकते। दोनों की हालत खराब थी कि तभी उन्हें एक आवाज और सुनाई दी। शायद कुछ और गिरा। लगता है कुछ नीचे हो रहा है। मुझे देख के आने दो। भूत होगा तो? सिजुई ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। बात तो सही है, इंसान होगा तो संभाल लेंगे, अगर भूत होगा तो साथ चले। सिजुई ने मून का हाथ पकड़ लिया। अब दोनों दोनों तो बहुत ज्यादा कच्चे पक्के दोस्त भी थे। वो धीरे धीरे नीचे आने लगे और फिर हॉल एरिया की तरफ आए। अंधेरा था पूरी तरीके से, लेकिन जो गिरा था वो सीढ़ी के कोने पे खड़ा जो एक फ्लावर का पॉट था वो नीचे गिरा हुआ था। जैसे सिजुई का पैर उस पॉट में लड़ा, वो समझ गया कि फ्लावर का बड़ा सा पॉट गिरा है। लेकिन ये गिरना पॉसिबल नहीं है जब तक कि कोई भारी भरकम इंसान या कोई भारी भरकम चीजें से टकराए ना, क्योंकि ये बहुत महंगा है। क्या तुम भूल गए? और बहुत वजनदार भी है।
जो पॉट गिरा था वो बहुत वजनदार था। डेफिनेटली कोई इंसान उससे टकराया या फिर कोई भूत। अब भूत तो वो लोग इल्यूजन कर रहे थे, माइट बी पॉसिबल कि कोई इंसान टकराया होगा। इंसान, वो दोनों फुसफुसा के बात करने लगे। कौन हो सकता है? क्या हमारे घर में कोई और घुस के आया है? वो एकदम से चुप हो गए। वो दोनों एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। डेफिनेटली यहाँ पर ये बात तो तय थी कि उस जगह चौथा इंसान उस घर में मौजूद था, लेकिन वो चौथा इंसान था कौन? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई हमारे भाई को एनकाउंटर, क्योंकि उन लोगों ने वो रिपोर्ट देखी थी। अब एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। पहले सीन में सिजुई और मून जिस रिपोर्ट के बारे में पढ़ रहे थे, ये वही रिपोर्ट थी जो साउ ने निकलवा ली थी, जो गवर्नमेंट का प्लान इन फ्यूचर में होने वाला था। यानी कि जो भी माफिया है, जो इनविजिबल माफिया है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता और यहाँ तक ये भी तय नहीं है माफिया है भी या नहीं, उसके इनकाउंटर की बातें थी। तो अब यहाँ पर ये बात थी कि कहीं अब उन दोनों को तो पता था, उनके हाथ वो रिपोर्ट लग चुकी थी। साउ ने उन लोगों को डांटा था, बट स्टिल उन्होंने ये तो पढ़ लिया था कि एक न एक दिन हांग वंगजून का इनकाउंटर होगा, तो वो डर रहे थे कि कोई उन्हें मारने तो नहीं आ गया। मैंने सुना है इनकाउंटर वाले जो सामने आता है उसे ही मार देते हैं। सुजय को बहुत ज्यादा डर लगने लगा और एट द सेम पॉइंट उन्हें किसी की आहट फिर से सुनाई दी। इस बार आहट दूसरे गैलरी से आ रहे थे, यानी हॉल एरिया की गैलरी से आ रहे थे। वो घर इतना बड़ा था, वो चाह कर भी पूरा एक्सप्लोर नहीं कर पाते। हमें उस कदम का पीछा करना चाहिए। यहाँ कोई भूत नहीं बल्कि कोई इंसान है, मून ने कहते हुए अपने कदम धीरे धीरे आगे बढ़ाए। सीन शिफ्ट होकर वीवो जान पे जाता है। वीवो ने अपने कमरे को लॉक कर रखा था। उसे अंधेरे से कभी डर नहीं लगा। वो चुपचाप बस बैठा था। वो बस ये सोच रहा था, मून और सिजुई की आवाज एकदम से बंद क्यों हो गई, क्योंकि वो लोग नीचे आ गए थे और गिरने की आवाज क्या थी। उसके दिमाग में ये बातें चल रही थी। अब भले ही उसे अपनी जिंदगी में किसी भी चीज से नफरत है, तो वह हांग वांगजुन से है। वो जानता है कि हांग वांगजुन ने उसकी जिंदगी में कितना बुरा किया और कितना उसे दर्द दिया, लेकिन फिर भी वो एक इंसान है। उसके सीने में एक दिल है, उसके अंदर एक भावनाएं हैं। सुजुई और मून को वो अच्छी तरीके से जानता है। दोनों बहुत मासूम बच्चे हैं। हालांकि वीबू जियान की उम्र भी 19 और 20 ही है, बट स्टिल उसने अपनी जिंदगी में इतना कुछ देखा हुआ है कि वो उन दोनों से ज्यादा मैच्योर है। वो अब मन में सोच रहा है कि उनकी आवाज अचानक से बंद क्यों हो गई, क्या कुछ हो रहा है। सीन शिफ्ट होकर वहां पहुंचा जहां सिजुई और मून जो है उस गली की तरफ एक दूसरे को पकड़ के धीरे धीरे चल रहे थे। ना कोई आवाज कर रहे थे और ना कोई शोर होने दे रहे थे। तभी उन्हें अपने कदमों की आहट फिर से इधर उधर सुनाई दी। मतलब कि उन दोनों को कदमों की आहट सुनाई दी। मतलब ऐसा तो था कि कोई वहां पर था। अब वो कौन था? सीन शिफ्ट होकर वहां पहुंचा जहां सिजुई के चिल्लाने की आवाज वीवूजियान के कमरे तक पहुंच गई थी। इस बार सिजुई बहुत तेज चिल्लाया। असल में सिजुई किसी से टकराया था और उस जगह पर यह 100% श्योर था कि उस घर में कोई चौथा पर्सन था। सिजुई टकराहट से नीचे जा गिरा और वो डर के मारे चिल्लाने लगा। उसे तय हो गया था कि इनकाउंटर वाले आ गए हैं। एक 15 साल का लड़का उस मोमेंट पे कितना ही सोच पाएगा। और सिजु जब नीचे गिरा तो मून भी उसे पकड़ लेता है और उसके मुंह को दबा देता है कि वो चिल्लाए नहीं, और मून उसे साइड में खींच लेता है। अब जो पर्सन वहां पर मौजूद था डेफिनेटली चिल्लाने वाले लड़के को तलाश करने की कोशिश करेगा, बट डेफिनेटली उससे पहले मून ने उसे कोने में खींच लिया। जब मून ने उसे कोने में खींचा तो उसने सिजुई का मुंह दबा लिया, लेकिन चिल्लाने की आवाज ऊपर तक आई। वीवूजान ने मन में कहा, नीचे क्या हो रहा है? और लगता है घर में कोई नहीं है। अगर वो होता तो अब तक लाइट आ जाती। यानी वो हांग वांग जिनकी बातें कर रहा है। सिजुई को कुछ हुआ है क्या? वो एकदम से अपने बेड से नीचे आया। इस कमरे से बाहर जाना उसका ठीक है भी या नहीं, वो नहीं जानता है। एक बार देखना तो बनता है। उसे किसी भी चीज से कोई डर नहीं था, कोई भी डर नहीं था। वो अपने स्लीपर को पहनता है और धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ बढ़ता है। जैसे वो कमरे की तरफ बढ़ा, सीन शिफ्ट होकर नीचे पहुंचता है। वो पर्सन जो उन लोगों से टकराया था, उसके हाथ में एक गन थी, और जब वो पर्सन गन लेकर थोड़ा आगे बढ़ा, बाहर की चांद की रोशनी में वो हल्का हल्का उसका शैडो दिख रहा था। और इस बार सिजुई और मून पूरी तरीके से कंफर्म हो गए कि जो पर्सन घर में है उसके हाथ में गन है। अब ये नहीं पता वो इंसान कौन है। वो दोनों एक कोने में खड़े थे। उनसे उस पर्सन का फासला बस
एक ही हाथ का था। अगर सांस लेने की भी आवाज आई तो वो इंसान जान जाएगा। इसलिए दोनों ने अपनी सांस को रोक कर रखा। तब तक वीवू जियान के कमरे का दरवाजा खुला। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जैसे कि वो बोलता नहीं है, तो उसने पुकारा तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ा। और जब वो आगे बढ़ा तो उसे लेफ्ट साइड से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। अब यहाँ पर एक चीज और तय है। एक पर्सन नीचे है जो गैलरी में उन बच्चों को देख रहा है, यानी बच्चों को सर्च कर रहा है, और एक पर्सन ऊपर है जिसके कदमों की आहट वीवू जियान को सुनाई दी। कौन हो सकता है? विंग ने मन में सोचा और राइट साइड की तरफ देखा। अंधेरे में बस शैडो ही दिखाई दे रही थी। कोई इंसान था, वो इस बात पर श्योर था। उसने घर के हर एक मेंबर को देखा हुआ है। जो इंसान था उसकी हाइट काफी बड़ी थी। बड़ी हाइट मीन्स जेबुजुन हो सकते हैं या फिर हांग वांगजुन, लेकिन वो हांग वांगजुन के कदमों की आहट नहीं थी। बंदा इतना तो पहचानता है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। 9 साल से वीवू जियान इस घर में था। अब भले ही उसे हांग वांगजुन से हमेशा से नफरत रही हो, लेकिन इस घर का हर एक मेंबर उसके साथ बहुत स्वीट रहा है, बहुत अच्छे से रहा है। सिवाय हांग वांगजुन के उसे सभी ने इंसानी तौर पे अच्छे से ट्रीट किया। इसलिए बाहर इंसान उसे उस वक्त अननोन सा लगा, यानी वो इंसान उसे अननोन सा लगा। वीवू जियान के कदम खुद ब खुद उसके पीछे चलने लगे। उनके बीच 10 कदम का फासला था। जो इंसान चल रहा था ऊपर, उसके हाथ में भी गन थी, और जैसे वीवू जियान की नजर उसकी गन पे पड़ी, चूंकि अंधेरा था, मुश्किल से उस शैडो में दिखाई दे रहा था। उस पर्सन के कदम रुक गए। बीइंग की सांस तेज हुई और वो एकदम से साइड में छिप गया। और जब वो छिपा, वैसे ही वो पर्सन मुड़कर पीछे देखता है। लेकिन अच्छी बात थी कि वीवू जियान मुड़ चुका था। ये हमारे हाउस में लाइट क्यों नहीं है? साव ने जैसे ही कार रुकी, उसकी नजर पूरे अंधेरे पड़ी चीज पे पड़ी। उनका घर सिटी से थोड़ा बाहर था। जानबूझकर दोनों भाई ने बड़ा घर बाहर लिया था, क्योंकि वो चाहते थे कि अपने सारे भाइयों की परवरिश बहुत अच्छे से करें। इसलिए उन्हें एक पीसफुल जगह चाहिए थी जहां उनका विला था। आसपास थोड़ी थोड़ी दूर पर तो कोई विला नहीं था, और वो बस बहुत रिच लोगों के लिए वो प्लेस था, यानी बस दूर दूर ही घर थे और बड़े बड़े विलास थे जहाँ किसी से कोई मतलब नहीं था। अब ऐसे में एक घर में लाइट नहीं थी। लानजान काफी तेजी से अपने कार से बाहर निकला। एट द सेम टाइम साव भी बाहर निकला। उसने अपने फोन को देखा तो उसने देखा कि कब उसे मून ने फोन किया था, तब से मून ने उसे कोई फोन नहीं किया है। कुछ गड़बड़ है क्या? वो अपने भाई को देखकर कहता है। सीन शिफ्ट होकर वहां पहुंचा जहां मेन गेट से अंदर हुए। बहुत हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी थी उनके घर पे। बाहर इलेक्ट्रिक तार वगैरह भी लगे हुए थे और गार्ड वगैरह भी लगे हुए थे। मतलब हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी थी। स्टिल वो लोग जब माफिया की दुनिया में हैं, अंडरवर्ल्ड की दुनिया में हैं, तो वो जानते हैं एवरीथिंग कैन बी पॉसिबल। सब कुछ पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि वो लोग खुद हर एक इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल कर देते हैं। बाहर के गार्ड ने किसी को अंदर जाते आते तो नहीं देखा, और एक गार्ड नहीं थी, बड़े से दीवार यानी जो वॉल थी ना मेन, उस जगह थोड़ी थोड़ी दूर पर सिक्योरिटी गार्ड थी। कार अंदर हुई। पूरा अंधेरा था। रुकते ही साओ और लांचन दोनों ही उतरे और दोनों ही अंदर की तरफ पहुंचे। और एक बार फिर से तब मून के चिल्लाने की आवाज आई। मून बहुत तेज चिल्लाया। यहाँ पर मून और सिजुई बाय मिस्टेक अलग अलग हो गए थे, और मून का पैर जो काउच में फंस गया और वो सीढ़ियों से नीचे लुढ़क गया। अब वो नीचे तय खाना, यानी उस घर में जो तय खाना था, उस जगह लुढ़क के गिरा। इसलिए वो चिल्लाया। एनिया सिजुई अपने मुंह पे हाथ रख लेता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो भी चिल्ला देगा तो अगर किलर कहीं आसपास होगा तो उनके पास आ जाएगा। उसके चिल्लाने की आवाजें वीवू जियान ने भी सुनी, और वो अभी भी छिपा हुआ था। जब वो चिल्लाया, यानी चिल्लाने की आवाज ऊपर पहुंची, जो दूसरा पर्सन ऊपर बंदूक के साथ था, वो भी अपने तेज कदमों से गैलरी के दूसरे साइड जाने लगा। अब वीवू जियान का पहला टारगेट था नीचे आना, क्योंकि बच्चे नीचे थे। बच्चे मीन्स वो भी बच्चा ही था, लेकिन वो उन दोनों से बड़ा था, तो वो दोनों नीचे ही थे। वीवू जियान वहां से अपने कदम पीछे ले लेता है। कुछ तो खतरा था, उसे इस बात का एहसास था, इसलिए वो तेज कदमों से नीचे की तरफ आने लगा। हांग वांग जुन के हाथ में गन थे और साव के हाथ में भी गन थी। अपने ही घर में गन लेकर उन्हें आना पड़ रहा था। जाहिर सी बात थी, इतनी उम्मीद तो उन्होंने नहीं की थी। बाहर वो एक इज्जतदार घराने से आते हैं। बाहरी दुनिया के लोगों को नहीं पता है कि एक फेमस मॉडल एक माफिया का राइट हैंड हो सकता है। एक फेमस बिजनेसमैन खुद माफिया हो सकता है।
लगता है कुछ गड़बड़ है। साउ ने तो पक्का यकीन कर लिया था, कुछ तो बात थी। लांजान के हाथ में गन थी। सीन शिफ्ट होकर वहां पहुंचा। विंग तेज कदमों से नीचे आ रहा था। इत्तेफाक से वो इंसान जो अभी मून के पीछे था, वो वहां से भागने की कोशिश करता है और वो हॉल एरिया की तरफ बढ़ता है, और जो इंसान ऊपर था वो भी नीचे आने की कोशिश करता है। यानी ये तय है उस घर में दो लोग थे और दोनों ही गन के साथ आए हुए थे। अब ये पुलिस वाले थे या कोई और था, ये किसी को नहीं पता। हांग वंग जिन ने किसी के कदमों की आहट सुन ली। उसने साओ की तरफ देखा। दोनों एक दूसरे को साफ देख नहीं पा रहे थे। साओ ने इशारा किया कि वो ऊपर की तरफ जा रहा है क्योंकि उनके भाई की जान खतरे में थी, और लांजा ने सबसे पहले ऊपर की तरफ देखा क्योंकि वीबूजियान भी ऊपर ही था। हम जानते हैं एक पर्सन अभी ऊपर भी है। वीबूजियान सीढ़ियों से नीचे आ रहा था कि उसे अपने पीछे तुरंत आहट सुनाई दी। अब अंधेरे में इंसान एक दूसरे को देख नहीं पाता है। अब वीबूजियान वहीं नीचे बैठ गया। वो जानता है वो सीढ़ियों पर है, बैठ जाएगा तो उसकी शैडो नहीं दिखेगी, और वीबूजियान बैठ गया। एंड द सेकंड पर्सन, यानी कि जो भी गन के साथ नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था, वो जस्ट वीबूजियान के 2 सीढ़ियां ऊपर खड़ा हुआ था। अब यहाँ पर वीबूजियान की सांसें बहुत तेज थी। उस पर्सन को जरा भी अंदाजा लगा ये हो सकता है कि वो इंसान वीबूजियान को ही किल कर दे। वो इंसान धीरे धीरे गन लेकर वीबूजियान के सीढ़ियों के बराबर आ पहुंचा। वो तो अच्छी बात है, वीबूजियान बहुत चुपके से बैठा हुआ था। वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। अब वो इंसान बिल्कुल भी उसे भनक नहीं लगी कि वीबूजियान उसी की सीढ़ियों के बराबर दूसरे साइड बैठा हुआ है। अब वो नीचे उतरने लगा, यानी वो सीढ़ियों से नीचे आने लगा। एंड जस्ट नीचे हांग वंग जुन था अपने गन के साथ। वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था और ना कुछ कर रहा था क्योंकि उसे सीढ़ियों से कुछ आहट सुनाई दे रही थी, बट वो इस बात से श्योर नहीं था कि वो वीइंग है या कोई और है। वो गन तो चला सकता है, वो शूट तो कर सकता है, लेकिन अगर वहाँ वीवूजियान हुआ तो, क्योंकि वीवूजियान बोलेगा नहीं चाहे जो हो जाए। इसलिए उसे ये श्योर है कोई तो उतर रहा है, बट वो कौन है इस बात पर वो श्योर नहीं है। अभी वो जान जो कि अपनी सांस को रोके हुए था, वो पर्सन भी उसी जगह था। सब कुछ वैसा ही चल रहा था अनटिल कि उस पर्सन के हाथ में हांग मंगजुन ने गन नहीं देखा। सीन शिफ्ट होकर वहां पहुंचा कि उसके पीछे जैसे ही वीबूजान खड़ा हुआ, एक शैडो की तरह हांग मंगजुन ने उसे भी देख लिया। यानी उसे ये तो नहीं पता वीबूजियान है, बट उसे ये पता है जो नीचे उतर रहा है आगे है वो कोई किलर है या कोई और, उसके हाथ में गन है। लेकिन जो कोई पीछे है वो काफी यंग है। अब या तो वो उसका बेटा सिजुई हो सकता था, या तो उसका भाई मून हो सकता था, और या तो उसका ब्लब डुमन भी बुजियान हो सकता था। और इसी दौरान भी बुजियान के सांस थोड़ी तेज हुई। उसे समझ में नहीं आ रहा वो नीचे जाए कि ऊपर जाए, उसी जगह बैठा रहे। उसे कुछ नहीं पता। उसे बस सिजुई और मून तक पहुंचने की जल्दी थी। वो थोड़ा आगे बढ़ा कि उसका हाथ सीईओ की जो रेलिंग थी ना, उस पर एक छोटा सा प्यारा सा पॉट था जो सजावट की तरह रखा गया था, उस पे लगा, और वो पॉट बहुत तेज आवाज करते हुए नीचे जा गिरा। और उस पर्सन ने मुड़कर वी बुजियान की तरफ देखा। अब उनके बीच में सिर्फ 5 सीढ़ियों का फासला था। विंग 5 सीढ़ियों के गैप पर खड़ा था। अब यहाँ लानजान को पता था जिसके हाथ में बंदूक है वो मुड़ चुका उस पर्सन की तरफ जो उसके पीछे है। एंड द नेक्स्ट मोमेंट जिसके हाथ में बंदूक थी, उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके सिर पे अपनी बंदूक लगा दी। ये कोई और नहीं बल्कि हांग वंग जुन था। अब इससे ज्यादा और क्या बोलना होगा। लानजान ने बस इतना कहा, और तभी भी बुजियान वहां से नीचे उतरने की कोशिश करता। अब उसे पता है कि ये आवाज हांग वंग जुन की है, और उसका पैर फिसला, वो नीचे गिरने वाला हुआ। उसकी स्मेल को लानजान ने सेंस कर लिया, और उसे यहाँ पर पता है वो कोई और नहीं बल्कि वीबूजियान है। जब वीबूजियान का पैर फिसला, उस वक्त लानजान ने अपने गन पॉइंट पर उस किलर को रखा हुआ था। किलर है या पुलिस वाला अभी इस बात पर श्योर नहीं है। और जैसे यह मोमेंट हुआ, उसने गन पॉइंट हटाकर वीबूजान को रोकना चाहा, क्योंकि वीबूजान एक झटके से नीचे गिरा था और अगर उसे रोका नहीं जाता तो उसे चोटें आ जाती। उसने वीबूजान के कमर को पकड़ा और काफी तेजी से अपनी तरफ खींचा, और जब उसने ये किया, उस मोमेंट पे उस पर्सन को मौका मिल गया दोबारा से अपनी गन को लानजान या वीबूजान की तरफ करने का। इससे पहले कि वो गन उसकी तरफ करता, लानजान ने विंग को अपनी तरफ खींचकर उस पर्सन के माथे पर, ऑलरेडी उसके ऊपर वो गन पॉइंट किए ही हुए था, उसकी तरफ गन करके 1 2 3 4 5 5 बार बिना नॉन स्टॉप
उसे शूट करता रहा, उस पर गोली चलाता रहा। खून की छींटें लानजान के चेहरे तक आई और अगली खून की छींटें वी वूज़ियान के कपड़े पर गई, जिसने अपने अभी व्हाइट कलर की टी-शर्ट पहन रखी थी। डर के मारे उसने लानजान को पकड़ लिया था और बहुत कस के पकड़े हुए था। और 10 ही सेकंड में लाइट आ गई थी, क्योंकि अब तक साव ने भी लाइट को ठीक कर दिया था। एक पर्सन जो अभी भी इस घर में था, वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसे गार्ड ने देख लिया और फिर से गोली चलने की आवाज़ आई। दूसरा पर्सन भी मारा गया। जब लाइट आई, तो मामला पूरी तरीके से बिगड़ चुका था। नीचे जो बंकर में बंद हो चुका था मून, वो ऊपर की तरफ आया। सुजुई जो हॉल एरिया की तरफ बढ़ा। साओ जो भी दूसरी तरफ था, वो भी हॉल एरिया की तरफ आया। और जब सब हॉल एरिया की तरफ आए, तो वी वूज़ियान को और लानजान को सबने 15वें सीढ़ियों पर देखा। लानजान ने कस के उसे पकड़ रखा था। एंड वी वूज़ियान ने भी उसे उतनी ही कस के पकड़ रखा था, क्योंकि गोली चलने की आवाज़ से वो डरा। उसे उस वक़्त पता नहीं चल रहा था कि गोली कौन किस पे चला रहा है। उसका चेहरा लानजान के सीने से छिपा हुआ था। उन दोनों का कपड़ा खून से रंगा हुआ था और वो पर्सन जो उस घर में गन लेकर उनके ऊपर पॉइंट करके था, वो नीचे ढेर था और ब्लड उसके माथे से होकर, उसके बॉडी से होकर नीचे गिर रहा था। जैसे ही सिजुई ने ये मंजर देखा, उसे चक्कर आ गया। उसने इससे पहले भी एक मंजर देखा अपने डैड को किसी को किल करते हुए, और ये दूसरा मंजर। एक गहरा सदमा उसके आँखों में साफ-साफ दिख रहा था। साव ने देख लिया और उस मोमेंट पे सारी चीज़ें पूरी तरीके से बदल गई। जब वेंग को इस बात का एहसास हुआ कि उसने उसी पर्सन को पकड़ रखा है जिससे वी वूज़ियान दुनिया में सबसे ज़्यादा नफ़रत करता है, वो अभी भी काँप रहा था। वो अभी भी उसकी सांसें तेज़ थी। उसने अपनी नज़रों को उसके सीने पर, मतलब कि थोड़ा खुद को पीछे किया और उसके सीने पर देखा। तब उसे एहसास हुआ कि लानजान पूरी तरीके से ब्लड की छींटों से भरा हुआ है। और अगले ही पल वी वूज़ियान को एहसास हुआ कि उसका हाथ लानजान के सीने पर रखा हुआ है एंड उसके हाथ पर भी खून की छींटें हैं। उसने अपनी नज़रों को थोड़ा ऊपर किया। लानजान की गर्दन को उसने देखा और नेक्स्ट मोमेंट उसने लानजान के लिप्स को देखा। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मैं बता दूँ आपको पहली बात, इसका मैं फ्रेम भी, मतलब कि एक मुखड़ा होता है, मैं अभी मुखड़ा भी रेडी नहीं कर पाई हूँ। इसका मुखड़ा भी 6 घंटे का होना चाहिए, एट लीस्ट मैं बता रही हूँ। माफ़ी माँग ली है, पैकिंग की चीज़ें बता दी हैं, शिफ्ट होने की चीज़ें भी बता दी हैं। आज संडे है और मेरा दिमाग खराब है। शिफ्ट क्यों हो रही हूँ, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, मैं ये भी बताऊँगी, बट ये बता के जाना कि आपको कैसा लगा। एंड बिलीव मी, इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वी बुझान को ऐसा क्यों दिखाया। बस आगे चलिए, दिमाग की बत्ती बिल्कुल घूमने वाली है। अपना ख्याल रखिए, लव यू ऑल।